अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मलिक सफदर हयात की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। उन दिनों पतझड़ का मौसम था और सबसे खुश्क हवा चल रही थी। शाम के वक्त अस्पताल से इत्तला आई कि एक नौजवान लड़की जो खासी जख्मी है इलाज के लिए वहां लाई गई है। मैंने एएसआई को साथ लिया और फौरन अस्पताल पहुंच गया। लड़की को अस्पताल पहुंचाने वाला एक बस ड्राइवर था। उसके साथ 2 आदमी और भी थे जिन्हें वो गवाही के लिए साथ लाया था। वो 30-32 साल का मजबूत आदमी था, सांवला रंग, भारी जिस्म और बड़ी बड़ी मूछें। उसने कंधे पर गेरुए रंग की चादर डाल रखी थी और बड़ी बेचैनी के साथ सिगरेट फूंक रहा था। हमें देखकर उसने सिगरेट जूते के नीचे मसल दिया और सलाम करने के बाद बोला, जनाब, हम आप ही का इंतज़ार कर रहे थे। हमारा बयान सुन लें और हमें इजाज़त दें। अगर हमें देर हो गई तो मालिक नाराज़ होगा। मेरे इस्तफसार पे उसने अपना नाम हफीज़ खान बताया और कहा कि वो कोशाब का रहने वाला है। मैंने पूछा, ये लड़की कौन है और हादसा कैसे पेश आया है? लड़की के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, उसने जवाब दिया। हम झंग से आ रहे थे। उधर से एक बारात हमारी बस में बैठी थी जो पिछले गांव में उतर गई। बस तकरीबन खाली थी। अड्डे से 3-4 फर्लांग उधर ये लड़की सड़क के किनारे खड़ी दिखाई दी। उस वक्त मवेशियों का एक रेवड़ सड़क के किनारे चल रहा था, इसलिए मैंने बस की रफ्तार कम कर दी थी। बाज़ औक़ात कोई जानवर इधर उधर दौड़ने लगता है जिससे हादसे का खतरा पैदा हो जाता है। फिर ये लड़की मुझे नजर आई। ये बहुत आगे होकर सड़क पर चल रही थी और हमारी बस की तरफ ही देख रही थी। मैं ये समझा कि ये बस में सवार होना चाहती है, इसलिए मैंने रफ्तार कम ही रखी और इसके इशारे का इंतज़ार करने लगा। लेकिन जैसे ही बस करीब पहुंची, ये दौड़कर सामने आ गई। मैंने तेज़ी से बस को दाएं तरफ के कच्चे में उतार लिया और वहां उगे हुए दरख्त से टकराते टकराते बचा। लड़की फेंडर से रगड़ खाती हुई एक तरफ जा गिरी और गिरते ही बेहोश हो गई। हमने इसे बस में डाला और यहाँ अस्पताल ले आए। कोई ज़्यादा चोट तो नहीं आई। अगर बस की रफ्तार तेज़ होती तो ये वहाँ पर फौत हो चुकी होती। तुम्हारा मतलब है कि लड़की ने खुदकुशी की कोशिश की है? हाँ जी, लगता तो यही है, उसने जवाब दिया। फिर अपने साथ आए हुए लोगों की तरफ इशारा करते हुए बोला, मैं इन लोगों को गवाही के लिए लाया हूँ, आप इनसे भी पूछ सकते हैं। उनमें से एक बारिश बूढ़ा और दूसरा नौजवान था। मैंने बूढ़े से पूछा, आप कहाँ से बस में सवार हुए थे? हम लोग यहीं के रहने वाले हैं, उसने जवाब दिया। हम दोनों एक फैक्ट्री में काम करते हैं और छुट्टी के बाद घर जा रहे थे। हमने शोर की आवाज़ सुनी तो दौड़कर उधर पहुंच गए। वहाँ आपने क्या देखा? मैंने पूछा। देखा क्या था जी, उसने जवाब दिया, हम तो घबरा ही गए थे। सड़क पर ये बीबी बेसुध पड़ी थी। मैं समझा कि मर गई है। बशीर ने इसकी नब्ज देखी तो कहने लगा कि ये तो जिंदा है। उसका इशारा नौजवान की तरफ था। कुछ और लोग भी वहां इकट्ठे हो गए थे। सबने शोर मचाया कि लड़की को अस्पताल पहुंचाओ, इनकी बस इधर कच्चे में फंस गई थी। लोगों ने धक्का लगाकर बस को बाहर निकाला, लड़की को अंदर सीट पर लिटाया और फौरन यहाँ ले आए। इसका मतलब है कि हादसा तुम लोगों के सामने नहीं हुआ था? हम थोड़े फासले पर थे। मैंने नौजवान से पूछा, तुमने क्या देखा था? मैंने भी यही कुछ देखा था, उसने जवाब दिया। हम अपने ध्यान में जा रहे थे। शोर की आवाज़ सुनकर मैंने उधर देखा तो ये लड़की गिरती हुई दिखाई दी। मैंने ड्राइवर से पूछा, हादसे के वक्त बस में कुल सवारियां कितनी थीं? जनाब, 4-5 सवारियां थीं। एक मैं था और कंडक्टर था और कुल 6-7 आदमी थे। ये सवारियां कहाँ हैं? 2 सवारियां तो इसी इलाके की थीं और 3 आगे जाने वाली थीं। हादसे की वजह से उन्होंने दूसरी बस पकड़ ली। शोर शराबे की वजह से मुझे कुछ पता नहीं चला, वरना मैं उनको जाने न देता। कंडक्टर कहाँ है? बाहर बस में बैठा है। अस्पताल में दाखिल होते वक्त हमें दीवार के साथ एक बस खड़ी दिखाई दी थी। मैंने एएसआई से कहा कि वो बाहर जाकर कंडक्टर को बुला लाए। ड्राइवर ने जो कुछ बताया था उसकी तस्दीक करने वाला कोई नहीं था। जिन 2 गवाहों को वो साथ लाया था उन्होंने हादसा होते देखा ही नहीं था। जो मुसाफिर ऐनी गवाह हो सकते थे वो बकौले उसके बस से उतरकर चले गए थे। अब पता नहीं कि बस में कोई मुसाफिर था भी या नहीं।
यह भी मुमकिन था कि लड़की बस में अकेली रह गई हो और ड्राइवर और कंडक्टर ने उसके साथ दस्तदराजी की हो, या वो इसे कहीं से अगवा करके लाए हों और अपना जुर्म छुपाने के लिए उसे बस के नीचे कुचलने की कोशिश की हो, मगर अपने इरादे में कामयाब नहीं हो सके और लोगों के जमा हो जाने की वजह से लड़की को अस्पताल पहुंचाने पर मजबूर हो गए। बहरहाल ये सब इम्कानात थे जो मेरे जहन में पैदा हुए। चंद मिनट के बाद एएसआई कंडक्टर को साथ ले आया। नाम इकबाल मालूम हुआ। वो तीखे नुकुश वाला दुबला पतला नौजवान था। उसने मलेशिया की सलवार कमीज पहनी हुई थी और सर पर मेला सा मफलर लपेट रखा था। उसकी दाढ़ी पड़ी हुई थी। मैंने उससे पूछा, यह हादसा किस तरह हुआ था? हुजूर, मैं तो पिछली सीट पर बैठा कैश गिन रहा था कि अचानक बस को झटका लगा, उसने कंडक्टरों वाली मखसूस आवाज़ में बताया। झटका लगते ही मैं ये पड़ा हूँ और कैश वो पड़ा है। सारे हाथ पांव छिल गए। ये देखें। उसने बाजुओं और टांगों पर छिलने के निशानात दिखाए। बस कच्चे में उतर गई। मैं समझा कि सामने कोई ढोर डंगर आ गया है, लेकिन उस्ताद ने शोर मचा दिया कि औरत बस से टकरा गई है। मैंने कैश उधर ही छुपाया और बाहर भागा। ये औरत सड़क पर बेसुध पड़ी हुई थी। बस में उस वक्त कितने मुसाफिर थे? उस वक्त सिर्फ 5 मुसाफिर थे, उसने जवाब दिया। हम इधर लड़की को संभालने में लग गए और मुसाफिर पीछे वाली एक बस में जा बैठे। उसके और ड्राइवर के बयान में कोई फ़र्क नहीं था। जनाब, हमें इजाज़त दें, ड्राइवर ने कहा। बहुत देर हो गई है, पराचा साहब इंतज़ार कर रहे होंगे। तुम लोग अभी इधर ही रुको। मैंने इन्हें अपने एएसआई की निगरानी में छोड़ा और जख्मी लड़की की खबर लेने अंदर पहुंच गया। लड़की का मुआयना एक अधेड़ उम्र लेडी डॉक्टर ने किया था। वो खुश इखलाक और अपने काम में माहिर खातून थी। उसी ने मेरे इस्तफसार के जवाब में कहा, मलिक साहब, ये सिर्फ एक्सीडेंट का केस नहीं है। लड़की के साथ इंतहाई बेरहमाना सलूक किया गया है। इसके जिस्म पर जा बजा तशद्दुद के निशानात मौजूद हैं और उस पर मुजरिमाना हमला भी किया गया है। गोया मेरे जहन में जो शक पैदा हुआ था वो गलत नहीं था। मैंने पूछा, क्या मैं उसका बयान ले सकता हूँ? डॉक्टर ने नफ़ी में सर हिलाया। बोली, वो अभी तक बेहोश है और फिलहाल होश में आने का इम्कान भी नहीं। हमने उसे नींद का इंजेक्शन लगाया है। बयान के लिए आपको कल तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। कुछ पता चला कि लड़की कौन है? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। बस वाले एक छोटी सी गठरी भी यहाँ छोड़ गए हैं। हमने अभी तक उसे खोलकर नहीं देखा। उसने नर्स को बुलाया और उसे जख्मी लड़की की गठरी लाने के लिए कहा। मुमकिन है कि इस गठरी में से कोई शनाख्ती कागज़ निकल आए। नर्स ने एक छोटी सी गठरी लाकर मेज़ पर रख दी। डॉक्टर ने मेरी दरख्वास्त पर उसे खोला और उसकी एक एक चीज़ चेक करने लगी। उसमें 2 सूती जोड़े, चांदी की झांझरों का एक जोड़ा, 12 रुपये, चंद ज़नाना इस्तेमाल की चीज़ें और एक रंगीन सूती चादर थी। एक आध और भी चीज़ थी जो मुझे याद नहीं रही। उन चीज़ों से 2-3 बातों का अंदाज़ा होता था। मसलन ये कि वो लड़की गालिबन सफ़र की नीयत से घर से निकली थी, गरीब घराने की फ़र्द थी और किसी दूसरे इलाके से आई थी या लाई गई थी। लड़की की हालत कैसी है? मैंने पूछा। एक्सीडेंट से उसे खासी चोटें आई हैं, मगर उसकी हालत ख़तरे से बाहर है। उसे तकरीबन 1 हफ्ता अस्पताल में रहना पड़ेगा। ठीक है, मैं कल सुबह बयान लेने के लिए आ जाऊंगा। बरामदे में ड्राइवर और कंडक्टर एएसआई से उलझ रहे थे। इन्हें वापस जाने की बहुत जल्दी थी। मैंने उनका नाम और पता नोट कर लिया और उन्हें जाने की इजाज़त दे दी। जाते वक्त यह हिदायत भी कर दी कि वो इलाका छोड़कर ना जाएं और अगले रोज़ थाने में पहुंचकर अपना बयान नोट करा जाएं। अगली सुबह लड़की होश में आ चुकी थी। गुज़िश्ता रात वाली डॉक्टर अस्पताल में मौजूद नहीं थी। नर्स मुझे लड़की के कमरे में ले गई। लड़की नहायत खुशशक्ल और हसीन थी। उसकी उम्र 19-20 साल के लगभग थी और वो बिस्तर पर लेटी खाली नज़रों से छत को घूर रही थी। मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो सख्त दहशत ज़दा थी। मैं बिस्तर के करीब रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया और नर्स को कमरे में बुला लिया ताकि लड़की को हौसला रहे। वो अपने ख्यालात में इतनी महव थी कि हमारी आमद का बिल्कुल पता नहीं चला। जब मैंने उससे अता पता पूछा तो वो बुरी तरह चौंक गई और खौफज़दा नज़रों से मेरी तरफ देखने लगी, साथ ही सिमट कर परे हो गई। क्या नाम है तुम्हारा? मैंने दोबारा पूछा। इस वक्त मैं यूनिफॉर्म में नहीं था। नर्स ने मेरा तारुफ कराते हुए कहा, बीबी, ये थानेदार साहब हैं।
रात को भी आए थे, उस वक्त तुम बेहोश थीं। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है वो बेधड़क इन्हें बता दो, डरो नहीं। वो कुछ नहीं बोली, बस खौफज़दा नज़रों से कभी मेरी तरफ और कभी नर्स की तरफ देखती रही। यूँ मालूम होता था कि इंसानों पर से उसका एतमाद उठ चुका था। मैंने और नर्स ने बहुत कोशिश की कि वो अपने बारे में कुछ बताए, मगर कामयाबी नहीं हुई। हमारे सवालात के जवाब में कभी वो मुंह छुपाती, कभी नफ़ी में सर हिलाती, कभी हाथ जोड़ती और कभी उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते। मुझे ख्याल पैदा हुआ कि शायद वो गूंगी थी। इतने में लेडी डॉक्टर भी आ गई। उसने लड़की का मुआयना किया, नर्स को कुछ हिदायत दी और मुझे कमरे से बाहर बुलाकर कहा, गुज़िश्ता रात 2 आदमी सुल्ताना को लेने आए थे। सुल्ताना? उन्होंने उसका नाम सुल्ताना ही बताया है। एक आदमी का नाम चौधरी रबनवाज और दूसरे का रहमत अली था। रहमत अली ने खुद को सुल्ताना का शौहर जाहिर किया था। मैंने उनको बताया कि लड़की बेहोश है और कम से कम 7-8 दिन अस्पताल में रहेगी, लेकिन वो इसे उसी वक्त साथ ले जाने पर इसरार कर रहे थे। कहने लगे कि वो इसका किसी प्राइवेट अस्पताल में मुनासिब इलाज करवाएंगे। मैंने उन्हें बड़ी मुश्किल से टाला। मैं एक बेहोश और ज़ख्मी लड़की को कैसे उनके हवाले कर देती? मेरा ख्याल है कि वो दोबारा आएंगे। आपने बहुत अच्छा किया, मैंने कहा। मैं 2 आदमी की ड्यूटी लगा देता हूँ। अगर ये लोग दोबारा आएँ तो इन्हें मेरे आदमियों के पास भेज देना। ये कुछ अजीब बात मालूम होती थी। अगर वो लड़की के पुरसाद थे तो इन्हें थाने आना चाहिए था। वो कैसे वारिस थे जो बेहोश और ज़ख्मी लड़की को साथ ले जाना चाहते थे? मैंने 2 आदमियों की अस्पताल में ड्यूटी लगा दी और इन्हें ताकीद कर दी कि अगर कोई शख्स लड़की को लेने आए तो उसे थाने भेज दें। 2-2.5 घंटे के बाद 2 आदमी थाने में वारिद हुए। दोनों घोड़ों पर आए थे। उनकी उम्रें 30 और 35 साल के दरमियान थीं। एक ने कलफदार सफ़ेद लिबास पहन रखा था, सर पे कराकुली टोपी थी और उसकी तिल्लेदार जूती हर कदम पर चिड़चिड़ाहट पैदा करती थी। उसकी गर्दन तनी हुई और गले में रंगीन चादर थी। उसके शादी का लिबास अगरचे साफ था, मगर पुराना था और उस पर शिकनें भी पड़ी हुई थीं। उसने सर पर साफा बांध रखा था। वो दूर ही से मालिक और मुलाजिम नजर आते थे। दोनों सीधे मेरे कमरे में आए। टोपी वाले ने सलाम करने के बाद कहा, मेरा नाम चौधरी रबनवाज है और ये मेरा दोस्त रहमत अली है। बैठें, मैंने कहा। कैसे आना हुआ? इसकी बीवी सुल्ताना कल एक हादसे में जख्मी हो गई थी, चौधरी रबनवाज ने कहा। इस वक्त अस्पताल में पड़ी है। हम इसे लेने गए थे, मगर उधर से पता चला है कि वहाँ आपने पहरे शहरे लगा दिए हैं। ये मामला क्या है? मैंने रहमत अली को घूरा। सुल्ताना तुम्हारी बीवी है? हाँ जी, मेरी बीवी है, रहमत अली ने जवाब दिया। हम लोग सैयदपुर से आए हैं, चौधरी ने कहा। आपने चौधरी हक नवाज का नाम ज़रूर सुना होगा। मैं उनका बेटा हूँ। मैं चौधरी हक नवाज को अच्छी तरह जानता था और उसके जुल्म और जबर की कहानियाँ भी सुन चुका था। मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया था। उस वक्त मैं ये जानना चाहता था कि सुल्ताना नामी लड़की वाकई रहमत अली की बीवी थी या कोई और बात थी। उसने खुदकुशी की कोशिश क्यों की थी और उस पर मुजरिमाना हमला किसने किया था? इन लोगों ने इस बात का कोई जिक्र ही नहीं किया था। रहमत अली, तुम्हारी बीवी इस इलाके में क्या कर रही थी? इधर उसके रिश्तेदार रहते हैं जी। चौधरी ने रहमत अली को जवाब देने का मौका ही नहीं दिया। उनसे मिलने आई होगी। क्या बात है चौधरी, तुम रहमत अली को क्यों नहीं बोलने दे रहे? ये गूंगा तो नहीं है? मलिक साहब, मैं इसलिए साथ आया हूँ, चौधरी ने कहा, कि इसको डर था कि बात अगर पुलिस तक पहुँच गई तो इसकी कोई नहीं सुनेगा। एक्सीडेंट में इस गरीब का या इसकी बीवी का तो कोई कसूर नहीं। इधर आपने लड़की पर पहरे बिठा दिए हैं, उधर इस गरीब से पूछगछ करना चाहते हैं। मैंने सुना है कि आपने बस ड्राइवर को ऐसे ही छोड़ दिया है। चौधरी, मैं हूँ थानेदार शरद दूसरी किस्म का। चूँकि तुमने कह दिया है, फिलहाल इतना ही काफ़ी है। अब तुम जाकर बाहर बैठो ताकि मैं इससे 2-4 बातें कर लूँ। छोड़ें मलिक साहब, इस गरीब को निचोड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा। मुझसे बात करें, मैं आपकी खिदमत के लिए तैयार हूँ। आप जैसे अफसरों का हम हमेशा ख्याल रखते हैं। मैं इस अलहदगी में बात करना चाहता हूँ, मैंने कदरे सख्ती से कहा। तुम 2 मिनट के लिए बाहर चले जाओ। ये नहीं हो सकता जनाब, उसने उठते हुए कहा। बात होगी तो सामने होगी। उठो रहमत अली, चलें। मालूम होता है कि मलिक साहब ने हमें पहचाना नहीं। दोनों कमरे से निकल गए। मैंने उन्हें रोकने की कोई ज़रूरत नहीं समझी। मुझे मालूम था कि वो दोबारा आएंगे।
कुछ देर बाद ही हेड क्लर्क मेरे पास आया और नोटों की एक गड्डी मेज पर रखते हुए बोला, जनाब, ये पैसे चौधरी रबनवाज ने दिए हैं। बड़ी मेहनत कर रहा है। कहता है कि लड़की उनकी अजीजा है, इसलिए वो उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। मामला कुछ गड़बड़ मालूम होता है। मैंने कहा, तुम ये पैसे पास ही रखो और किसी तरह रहमत अली को अलग करने की कोशिश करो। मैं इससे 2-4 बातें करना चाहता हूँ। जनाब, हुक्म करें तो चौधरी को थोड़ी देर के लिए अंदर न कर दें? किसी गड़बड़ की ज़रूरत नहीं है। जो काम आराम से हो सकता है उसे आराम से ही करना चाहिए। हेड क्लर्क वापस चला गया और मैं अपने काम में मसरूफ़ हो गया। तकरीबन 10 मिनट के बाद वो रहमत अली को लिए हुए मेरे कमरे में दाखिल हुआ और बोला, जनाब, ये शरीफ आदमी अपनी बीवी की वजह से बहुत परेशान है। आप इसे बीवी को साथ ले जाने की इजाज़त दे दें। मैं समझ गया वो चौधरी को फ़रेब देकर उसे मेरे पास ले आया था। मैंने रहमत अली को बैठने के लिए कहा और हेड क्लर्क को वापस भेज दिया। रहमत अली, मामला क्या है? मैंने हमदर्दाना लहजे में पूछा। तुम्हारी बीवी अकेली क्यों घर से निकली थी? वो थोड़ा सा फिक्रमंद नजर आने लगा। बोला, ऐसी तो कोई बात नहीं है जी। चौधरी साहब आपको बता ही चुके हैं कि सुल्ताना इधर अपने रिश्तेदारों से मिलने आई थी। भाई, वो तुम्हारी बीवी है। तुम जब चाहो उसे साथ ले जाओ। ये बातें तो मैं एक्सीडेंट की रिपोर्ट मुकम्मल करने के लिए पूछ रहा हूँ। वो घर से कितने बजे निकली थी? उसने सर खुजलाते हुए कहा, वक्त तो मुझे याद नहीं। मेरा ख्याल है कि दोपहर के वक्त रवाना हुई थी। वो कुछ घबराया हुआ लग रहा था, लेकिन आदमी खासा मक्कार और चालबाज था। मैंने पूछा, यहाँ वो जिस रिश्तेदार से मिलने आई थी उसका नाम और पता क्या था? उसने कतरे तामुल करते हुए कहा, उसका एक दूर पार का मामू इधर रहता है। उससे कभी कभी मिलने आती है। फिदा मोहम्मद उसका नाम है, लेकिन मुझे उसका पता याद नहीं है। वो दोपहर को घर से निकली थी और शाम को उसने खुदकुशी की कोशिश की थी। इस दौरान में उस पर मुजरिमाना हमला किया गया था। क्या उसे अगवा कर लिया गया था या कोई और बात थी? मैं सोच रहा था। मैंने रहमत अली को चक्कर देने के लिए कहा, रहमत अली, तुम्हारी बीवी का कल शाम के वक्त एक्सीडेंट हुआ था। गालिबन वो सड़क पार कर रही थी या बस को रोकना चाहती थी। बस ड्राइवर का कहना है कि उस वक्त कुछ मवेशी भी सड़क के किनारे चल रहे थे। हो सकता है कि कोई जानवर पिटक गया हो और बस ड्राइवर के काबू में ना रही हो। मामू के घर वालों ने सुल्ताना की रवानगी के बारे में तुम्हें क्या बताया है? कब कोई ख़ास बात नहीं बताई, उसने सोचते हुए कहा। उधर से सिर्फ इतना ही पता चला है कि वो शाम के वक्त वहाँ से रुखसत हो गई थी, लेकिन जब वो घर नहीं पहुँची तो मुझे फिक्र लगी। फिर लोगों की ज़बानी पता चला कि एक अकेली औरत हादसे में ज़ख्मी हो गई है। हमने अस्पताल से पता किया तो वो सुल्ताना ही निकली। जनाब, आप मेहरबानी करें और हमें इजाज़त दें। ओ मियाँ, चले जाना। जल्दी किस बात की है? मैंने दोस्ताना लहजे में कहा। एक बात और बताओ, सुल्ताना जब अपने मामू के घर से निकली तो खैरियत से थी ना? मेरा मतलब है कि वहाँ उसका किसी से झगड़ा तो नहीं हुआ था? झगड़ा क्यों होना था जी? वो झूठ बोल रहा था, यानी कोई बात छुपा रहा था। मैंने पूछा, तुम्हारे साथ तो उसका मामला ठीक ठाक था ना? या घर से नाराज़ होकर तो नहीं निकली थी? उसने मेरे इस इशारे से फ़ौरन फ़ायदा उठाया और बोला, बात ये है कि सुल्ताना ज़रा तेज़ तबीयत की है, बड़ी जल्दी नाराज़गी में आ जाती है। आपने ठीक ही अंदाज़ा लगाया है। वो नाराज़ होकर घर से निकल गई थी। इतने में चौधरी रबनवाज तेज चलता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। वो रहमत अली से बोला, ओए रहमत अली, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि यहाँ गरीब की कोई नहीं सुनता। रहमत अली कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, कहने लगा कि ऐसी कोई बात नहीं है जी। मलिक साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। इन्होंने बड़ी हमदर्दी से मेरी बातें सुनी हैं और कहते हैं कि जब चाहो सुल्ताना को ले जाओ। चौधरी ने शकामेज नज़रों से मेरी तरफ देखा, फिर बोला, तो फिर हमें इजाज़त लेनी चाहिए। तुम लोगों को एक तो रोज़ इंतज़ार करना पड़ेगा। मैंने कहा, पहली बात यह है कि लड़की की हालत सफ़र के काबिल नहीं है और दूसरी ये कि जब तक उसका बयान नहीं हो जाता हम उसे जाने की इजाज़त नहीं दे सकते। ओए मलिक साहब, इतने भी अल्लाह लोग नहीं हैं। चौधरी ने उसका बाजू पकड़कर खींचा। आओ चलें। दोनों कमरे से निकल गए। चौधरी ने आओ चलें खासे मायनेखेज़ अंदाज में कहा था। मुझे ख्याल भी आया कि शायद
उसने सुल्ताना को अस्पताल से निकालने की कोई तदबीर सोच ली थी, लेकिन ये ख्याल जितनी तेजी से जहन में आया था उतनी ही तेजी से निकल गया। दोपहर के बाद मुझे इत्तला मिली कि सुल्ताना रूपोश हो गई है। पहला ख्याल मेरे जहन में यही आया कि चौधरी ने उसे अगवा करवा लिया होगा। मैं फौरन अस्पताल पहुंचा। वहां पर सूरत हाल मुख्तलिफ नजर आई। चौधरी रबनवाज लेडी डॉक्टर से उलझ रहा था। मुझे देखा तो उसने कहा, अच्छा हुआ आप आ गए। मैं इन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराना चाहता हूँ। इन्होंने जानबूझकर सुल्ताना को गायब कर दिया है। ये जेल खाना नहीं अस्पताल है, डॉक्टर ने गुस्से से कहा। अगर कोई मरीज इलाज नहीं करवाना चाहता तो हम उसे जबरदस्ती तो नहीं रोक सकते ना। आप अस्पताल में शोर नहीं मचाएं, निकलें यहाँ से। लड़की कैसे गायब हो गई? मैं अपने सिपाहियों की तरफ मुड़ा जो खबरनकों की तरह एक तरफ खड़े थे। तुम लोग कहाँ थे? जनाब, हम 1 मिनट के लिए भी इधर उधर नहीं हुए, एक सिपाही ने जवाब दिया। थोड़ी देर पहले लड़की नर्स के साथ बाथरूम गई थी। जनाना बाथरूम की तरफ मर्दों को जाने की इजाज़त नहीं है, इसलिए हम बाहर ही खड़े रहे। थोड़ी देर बाद नर्स ने शोर मचा दिया कि लड़की भाग गई, लड़की भाग गई। हम लड़की की तलाश में इधर उधर दौड़े, मगर कुछ पता नहीं चला। मैंने नर्स को बुलवाया। वो कतरे भारी जिस्म की मालिक थी। डॉक्टर के मुताबिक वो 15 साल से अस्पताल में काम कर रही थी और कभी शिकायत का मौका नहीं दिया था। उसका नाम सिस्टर सुबैदा था। मेरे इस्तफसार पर उसने जवाब दिया, जनाब, मैं मरीज़ा को लैट्रिन में छोड़कर 5 मिनट के लिए एक मरीज़ के कमरे में गई। वापस आई तो वो गायब हो चुकी थी। मेरा ख्याल है कि वो किसी औरत की चादर सर पर डालकर या कपड़े बदलकर उनकी आंखों में धूल झोंक गई थी। उसका इशारा सिपाहियों की तरफ था। मैंने लेडीज़ बाथरूम का जायज़ा लिया तो उसका अंदाज़ा ठीक ही मालूम हुआ, क्योंकि बाहर निकलने का एक ही रास्ता था। अलबत्ता दरमियान में एक तकरीबन 7 फीट ऊंची दीवार थी जो मर्दाना और जनाना हिस्से को अलग करती थी, लेकिन एक मजरू औरत उस दीवार को किसी मर्द के बगैर नहीं फांद सकती थी। मैंने सिपाहियों को इम्कानी जगहों की तरफ दौड़ाया और चौधरी से पूछा, ये लड़की फरार क्यों हुई है? मेरा तो ख्याल है कि इसे अस्पताल वालों ने गायब किया है, उसने जवाब दिया। उस वक्त हम भी यहीं मौजूद थे। सुल्ताना नर्स के साथ बाथरूम में गई और फिर गायब हो गई। आप इन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करें। क्यों? मैंने कतरे सख्ती से पूछा। इनको सुल्ताना से क्या दिलचस्पी हो सकती है? वो इनके सामने रोई गाई होगी, उसने बेख्याली में कहा। उन्होंने हमदर्दी में आकर, खैर छोड़ें इस बात को। उसे फौरन ही अपनी गलती का एहसास हो गया। आप इनके खिलाफ अगवा की रिपोर्ट दर्ज करें। उसका ये कहना कि सुल्ताना रोई गाई होगी इस बात की तरफ इशारा करता था कि लड़की मजलूम थी, उस पर जुल्म हुआ था और वो इन लोगों से छुपती फिरती थी। दूसरा इशारा उसकी बातों से ये मिलता था कि वो शौहर से ज़्यादा लड़की में दिलचस्पी रखता था। ये रोने गाने का क्या चक्कर है? मैंने रहमत अली से पूछा। क्या तुम अपनी बीवी को खुश नहीं रखते? मलिक साहब, ये बेचारा क्या करे? चौधरी ने जवाब दिया। लड़की बहुत तेज़ है, इसके काबू ही नहीं आती। वो शख्स रहमत अली को बोलने का मौका ही नहीं देता था। इसका मतलब है कि लड़की उसके साथ नहीं रहना चाहती, मैंने कहा, और इससे ये नतीजा निकलता है कि वो तुम लोगों के डर से भागी है। उसे किसी ने अगवा नहीं किया। वो अगवा की रिपोर्ट पर इसरार करता रहा। मैंने उससे कहा कि थाने आकर बात करे। शाम के वक्त एक अधेड़ शख्स थाने आया। उसका नाम अजमत अली बताया और कहा कि उसकी बीवी मुझसे बात करना चाहती है। क्या तुम अपनी बीवी को साथ लाए हो? नहीं जी, उसने आपको घर पर बुलाया है। आप आ जाएं और सादा लिबास में आएं। मामला क्या है? मामला वही बताएगी। उसने मुझे परेशान कर रखा है। हो सकता है कि मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाना चाहती हो। फिर तो आप बहुत ही सीधे आदमी हैं। आपको चाहिए था कि थाने का एक चक्कर लगाकर वापस चले जाते और उसे कह देते कि आपने थानेदार को पैगाम पहुंचा दिया है। ये एक दिन की बात नहीं है जी, जिंदगी भर का रोना है। आप शाम को ज़रूर तशरीफ़ ले आएं, वरना वो मुझे चैन से नहीं बैठने देगी। मैंने उसके घर का पता नोट कर लिया और वादा किया कि उससे मिलने के लिए आ जाऊंगा। मैंने उसके घर का पता नोट कर लिया और वादा किया कि उससे मिलने के लिए आ जाऊंगा। जो पता उसने नोट करवाया था वो सरकारी क्वार्टरों का था। अस्पताल का बेशतर अमला भी इन्हीं क्वार्टरों में रहता था। ड्यूटी से फारिग होकर मैं घर गया।
वहाँ कुछ देर आराम किया और थोड़ी देर बाद अजमत अली के घर पहुँच गया। वो मेरा ही इंतज़ार कर रहा था। उसने मुझे सादा सी बैठक में बिठाया और रस्मी बातचीत के बाद मेरे बारे में बताने के लिए बीवी को अंदर चला गया। चंद लम्हों के बाद एक भारी जिस्म की औरत कमरे में दाखिल हुई। उसने सफ़ेद शलवार और रंगीन कमीज पहन रखी थी। उसने सलाम किया और सोफे पर बैठ गई। उसकी शक्ल कुछ मायूस सी महसूस हुई। मैंने चंद रोज़ पहले ही उसे कहीं देखा था। मालूम होता है कि आपने मुझे पहचाना नहीं, उसने कहा। नर्स की यूनिफॉर्म से बहुत फ़र्क पड़ जाता है। मैं सिस्टर जुबैदा हूँ। ओह, मैं यही सोच रहा था कि मैंने आपको कहाँ देखा है, मैंने कहा। यूनिफॉर्म में वो अपनी असल उम्र से छोटी लगती थी, घर के कपड़ों में असल उम्र से बड़ी लगती थी। मेरे ज़हन में ये बात आई कि वो सुल्ताना के बारे में कुछ बताना चाहती थी, क्योंकि आखिरी बार सुल्ताना उसी के साथ देखी गई थी। सुल्ताना कहाँ है? मैंने अपने अंदाजे की रोशनी में सवाल किया। मैंने उसी के बारे में बात करने के लिए आपको सहमत दी है, उसने धीमी आवाज़ में कहा और उठकर अंदर की तरफ खुलने वाला दरवाज़ा बंद कर दिया। लेकिन बात करने से पहले मैं आपसे ये वादा लेना चाहती हूँ कि आप उस दुखी लड़की को चौधरी के हवाले नहीं करेंगे और उसकी पूरी मदद करेंगे। मैंने इसीलिए 2 सिपाहियों की ड्यूटी लगाई थी, मैंने कहा। तुमने उसे गायब किस तरह किया था? बहुत आसान तरीके से, उसने जवाब दिया। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने उसे क्यों गायब किया है। हादसे के दूसरे रोज़ एक नर्स ने मुझे बताया कि 2 आदमी सिपाहियों को रिश्वत देकर सुल्ताना को अगवा करने का मंसूबा बना रहे हैं। मैं समझ गई कि वो 2 आदमी चौधरी रबनवाज और रहमत अली होंगे। मुझे खुद भी उन दोनों पर शक था। मैंने सुल्ताना से इस बात का जिक्र किया तो वो बुरी तरह कांपने लगी। उसने मेरे पैर पकड़ लिए और मेरी मिन्नत की कि मैं उसे इन लोगों के चुंगल से महफूज रखूं। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि मैं कोई तरीका सोचती हूँ। मुझे डर भी था, अगर चौधरी रबनवाज को पता चल गया तो मैं भी मुसीबत में फंस जाऊंगी। बहरहाल मैं सुल्ताना को समझा बुझाकर बाथरूम में ले गई और चंद मिनट के बाद शोर मचा दिया कि लड़की भाग गई है। हालांकि सुल्ताना उस वक्त बाथरूम में ही थी। आपके सिपाहियों ने पहले बाथरूम में नज़र डाली। मैंने एक खाली बाथरूम की तरफ इशारा करके बताया कि सुल्ताना उसके अंदर थी। फिर इन्हें बाहर जाकर देखने का मशवरा दिया। वो बाहर की तरफ भागे। उनकी गैर हाजिरी से फ़ायदा उठाते हुए मैंने सुल्ताना को पहले एक स्पेशल वार्ड में छुपाया और फिर अपने घर ले आई। मेरे शौहर को असल हकीकत मालूम नहीं है। उसे मैंने यही बताया कि सुल्ताना मेरी एक सहेली की बेटी है और एक हादसे में ज़ख्मी हो गई है, इसलिए मैं उसे अस्पताल में रखने के बजाय घर ले आई हूँ। लेकिन सवाल यह है कि तुम इसे कब तक अपने पास रखोगी, मैंने कहा। सुल्ताना खुद क्या कहती है? उसकी कहानी बहुत लंबी है। ये लोग उसे कत्ल करना चाहते हैं। कत्ल करना चाहते हैं? क्यों? वजह क्या है? मलिक साहब, आप इस वक्त सादा लिबास में हैं और ड्यूटी पर भी नहीं हैं शायद, इसीलिए मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि आप थानेदार बनकर नहीं, एक भाई बनकर मेरी बात सुने और सोच समझकर जवाब दें। सुल्ताना का ख्याल ये है कि यहाँ एक गरीब और बेसहारा को इंसाफ नहीं मिल सकता। पुलिस के मामले में उसे बहुत तल्ख तजुर्बा हुआ है। उसे पुलिस से इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है। लेकिन मैं समझती हूँ कि सब लोग एक जैसे नहीं होते। पुलिस में यकीनन खुदातरस अफसर भी होंगे। आप मुझे सिर्फ इतना बताएं कि आप एक यतीम और बेसहारा लड़की की खातिर एक जागीरदार से टक्कर ले सकते हैं? मैं पूरी बात सुने बगैर क्या कह सकता हूँ, मैंने कहा। कोई भी शख्स किसी से टक्कर नहीं लेता। हम लोग कानून और अपने इख्तियारात के दायरे में रहते हुए ही साहिल की मदद कर सकते हैं। अगर ये लड़की वाकई मजलूम है तो मैं इसकी मदद करने की ज़रूर कोशिश करूँगा, लेकिन मैं तफसील से सुने बगैर वादा नहीं कर सकता। वो कुछ मायूस नज़र आने लगी, बोली, फिर तो आपसे बात करने का कोई फ़ायदा ही नहीं। सुल्ताना ठीक ही कहती थी। आप मुझे पूरा वाक़या तो सुनाएं, मैंने कहा, और मुझ पर भरोसा रखें। मैंने ज़ालिमों का कभी साथ नहीं दिया। मेरे इसरार पर वो पूरी बात सुनाने पर राज़ी हो गई। बात शुरू करने से पहले उसने सुल्ताना को भी अपने कमरे में बुला लिया ताकि अगर जुबैदा कोई बात भूल जाए तो वो बता दे। सुल्ताना के चेहरे पर गायब दर्जा दहशत तारी थी। वो जुबैदा बेगम के करीब सुकड़कर बैठ गई और खाली नज़रों से फर्श को घूरने लगी। उसकी आंखों से वीरानी झांक रही थी।
यूँ मालूम होता था कि वो दुनिया से बिल्कुल मायूस हो चुकी है। हालात ने उसकी खुशियाँ और मुस्कुराहटें उससे छीन ली थीं। ज़ुबैदा बेगम ने उसकी मौजूदगी में जो वाक़यात मुझे बताए, वो मैं अपने अल्फाज में आपके सामने पेश करता हूँ। सुल्ताना सैयदपुर की रहने वाली थी और गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी, ताहम अपनी खूबसूरती की वजह से पूरे गांव में मशहूर थी। इसकी खूबसूरती का चर्चा रब नवाज ने भी सुना। उसने मौका पाकर सुल्ताना को देखा तो पहली ही नज़र में उस पर फरिफ्ता हो गया। एक रोज़ वो इनके घर पहुंच गया। सुल्ताना के बाप करीम बख्श ने अपनी हैसियत के मुताबिक उसकी खातिर तवाज़ो की और उसकी आमद का मकसद पूछा। चाचा, मैं कर्ज लेकर तुम्हारे पास आया हूँ, चौधरी रब नवाज ने कहा। उम्मीद है कि तुम मुझे मायूस नहीं करोगे। बूढ़ा करीम बख्श की बात सुनकर फिक्रमंद हुआ। वो समझ गया कि जागीरदार का खुदसर बेटा उसके पास क्या अर्ज लेकर आया था। उसकी इकलौती बेटी हसीन और पढ़ी लिखी थी। रब नवाज उसके पास इस सिलसिले में आया था। चौधरी साहब, मैं एक मामूली सा गरीब आदमी हूँ, उसने आजिज़ी से कहा। मैंने तो अपनी उम्मीदें पूरी नहीं कर सकता, तो फिर मैं भला आपकी उम्मीदें कैसे पूरी कर सकता हूँ? करीम बख्श, तुम मेरी उम्मीद पूरी कर सकते हो। मैं तुम्हारी बेटी सुल्ताना का रिश्ता मांगने आया हूँ। करीम बख्श को मालूम था कि रब नवाज की शादी 3 साल कबल हो चुकी थी और उसका एक बच्चा भी था। चौधरी साहब, आप यकीनन अपने किसी दोस्त या अजीज़ के लिए रिश्ता मांगने आए हैं, करीम बख्श ने कहा, क्योंकि आप तो माशाल्लाह शादीशुदा हैं और आपकी शादी को अभी ज़्यादा अरसा भी नहीं हुआ। करीम बख्श, मुझे अपने लिए रिश्ता चाहिए, रब नवाज ने साफ लफ्ज़ों में कहा। मुझे यकीन है कि तुम इनकार नहीं करोगे। क्या क्या बड़े चौधरी साहब इस बात की इजाज़त दे देंगे? करीम बख्श ने फरार की राह निकाली। फिलहाल ये काम बड़े चौधरी साहब के इल्म के बगैर होगा, रब नवाज ने धीमी आवाज़ में कहा। मैं सुल्ताना को अलग मकान में रखूँगा और मुनासिब मौका देखकर बड़े चौधरी साहब को बता दूँगा। करीम बख्श ने एक और फरार की राह निकाली। बोला, चौधरी साहब, आपसे अच्छा रिश्ता और कौन सा होगा, लेकिन मसला यह है कि मैं ज़बान दे चुका हूँ। मेरी बीवी के भांजे से सुल्ताना का रिश्ता तय हो चुका है। अच्छा, नाम क्या है आपके होने वाले दामाद का? उसका नाम रफ़ीक है, रफ़ीक हुसैन। करीम बख्श की बीवी ने 1-2 मरतबा ये कहा था कि उसकी बहन अपने बेटे रफ़ीक हुसैन के लिए सुल्ताना के रिश्ते की ख्वाहिशमंद है, लेकिन करीम बख्श ने इनकार कर दिया था क्योंकि लड़का कोई मुस्तकिल काम नहीं करता था। अब उसने रब नवाज से जान छुड़ाने के लिए रफ़ीक हुसैन का नाम ले दिया था। रब नवाज समझ गया कि करीम बख्श उसे टालने की कोशिश कर रहा था। उसने उठते हुए कहा, कोई बात नहीं करीम बख्श, मंगनियाँ टूट भी जाया करती हैं। एक आखिरी अर्ज़ करना चाहता हूँ, अगर रफ़ीक हुसैन ने शादी से इनकार कर दिया तो फिर मेरी बारी होगी। रब नवाज तो रुखसत हो गया, लेकिन करीम बख्श सर पकड़कर बैठ गया। उसे मालूम था कि रब नवाज आसानी से टलने वाला नहीं था। उसकी सकीना अंदर खड़ी सारी गुफ्तगू सुन रही थी। रब नवाज के जाने के बाद उसकी बीवी सकीना कमरे में आ गई और अपने शौहर को मशवरा दिया कि लड़की की शादी फ़ौरन कर देनी चाहिए। किसके साथ? करीम बख्श ने बरहमी से पूछा। तुम्हारे भांजे के साथ। उसकी तबीयत बहुत चिड़चिड़ी हो रही थी। हाँ, अब मेरे ऊपर निकालो सारा गुस्सा, सकीना ने कहा। मेरा भांजा तुम्हें इतना ही बुरा लगता है तो उसका नाम लेने की क्या ज़रूरत थी? उस शैतान से जान न छुड़ाता तो और क्या करता? वो शैतान तुम्हारे जैसा बुद्धू नहीं है, सकीना ने कहा। मुझे यकीन है कि वो ज़रूर रफ़ीक से मिलेगा। करीम बख्श चौंक कर बोला, ये तो तुम ठीक कहती हो। अगर उसने कह दिया कि उसकी कोई मंगनी नहीं हुई तो बात बिगड़ जाएगी। मैं रफ़ीक से मिलकर आता हूँ। लेकिन उससे बात क्या करोगे? करीम बख्श ने जल्दी से जूते पहने, टोपी सर पर रखी और सकीना की बात का जवाब दिए बगैर घर से निकल गया। रफ़ीक हुसैन मिठाई वाले की दुकान के सामने रखी हुई एक बेंच पर बैठा अपने दोस्त के साथ गप्पे हाँक रहा था। उसकी उम्र 24-25 साल के लगभग थी। कद 6 फीट से ऊपर हो चुका था और हुलिया ऐसा ही था जैसे आवारागर्दों का होना चाहिए था। उसने अपने खालू को अफरा तफरी के आलम में आते देखा तो अपने दोस्त से बोला, ले प्यारे, आज कोई लंबा ही चक्कर मालूम होता है। खालू हत्ते से उखड़े हुए लग रहे हैं। करीम बख्श ने करीब पहुंचकर रफ़ीक का बाजू पकड़ा और उसे एक तरफ ले गया। बोला, रफ़ीक पुत्र, एक मसला हो गया है, तुम्हारी मदद की ज़रूरत है।
रफ़ीक तो खुद भी खालू को खुश करने की फिक्र में लगा रहता था। वो सुल्ताना को पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था। हुक्म करें खालू जान, उसने फर्माबरदारी से कहा। नालायक से आपको क्या काम पड़ गया? रफ़ीक पुत्र, बात यह है कि थोड़ी देर पहले चौधरी रबनवाज हमारे घर आया था। वो कमीना सुल्ताना का रिश्ता मांग रहा था। मैंने उसे कह दिया कि सुल्ताना की बात तुम्हारे साथ पक्की हो चुकी है। रफ़ीक की आंखें चमक उठीं। जी, क्या आपने वाकई ये कहा था? मैंने उसे टालने के लिए कह दिया कि सुल्ताना की तुम्हारे साथ मंगनी हो चुकी है। हो सकता है कि वो तुम्हारे पास पूछने के लिए आए, तो तुम उसे कह देना कि हाँ, मंगनी हो चुकी है। रफ़ीक ने बात पर गौर किया और मक्कारी से बोला, ये तो घर में बैठकर करने वाली बात है। करीम बख्श ने उसकी बात से इत्तेफाक किया और दोनों घर पहुंच गए। रफ़ीक के कहने पर सकीना को भी गुफ्तगू में शामिल कर लिया गया। रस्मी बातचीत के बाद रफ़ीक ने कहा, खालू, आपकी इज्जत की खातिर तो मेरी जान भी हाजिर है, लेकिन बात पक्की होनी चाहिए। पक्की बात? करीम बख्श ने हैरानी से कहा, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। मेरा मतलब है कि झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? अगर वाकई बात पक्की कर ली जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। करीम बख्श ने अपनी बीवी से कहा, सुन रही हो? मैं कोई गैर तो नहीं हूँ खालू, रफ़ीक ने कहा। अपने ही हाथ नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? देखो मियाँ, एक मसला तो हल हो जाए। खालू अपने जोश को दबाते हुए बोला, अगर तुम हमारी मदद नहीं करना चाहते तो साफ इनकार कर दो, फिर हम कुछ और सोचें। तुझे इतनी जल्दी किस बात की है? सकीना ने भांजे के कंधे पर हाथ मारा। तेरे खालू इस वक्त परेशान हैं। एक मुसीबत से तो जान छूट जाए, फिर तेरे मामले पर भी गौर कर लेंगे। बात यह है खाला कि झूठ बोलते हुए कुछ अच्छा नहीं लगता। अभी तो आप मुश्किल में हैं, लेकिन कल को अगर सुल्ताना की शादी किसी और के साथ कर दी तो चौधरी तो मेरी गर्दन दबोचेगा ना। सुल्ताना के अब्बा, बात तो ये ठीक कहता है, सकीना ने कहा। चौधरी को जब इस झूठ का पता चलेगा तो वो खुश तो नहीं होगा ना। करीम बख्श ने दिल में कहा, इस लंगूर से तो फिर चौधरी ही बेहतर है। कुछ सोच विचार के बाद उसने मसलहतन हाँ कर दी। उसका इरादा ये था कि अगर चौधरी रबनवाज ज़्यादा तंग करने की कोशिश करेगा तो वो गांव छोड़कर चला जाएगा। इसके बाद रबनवाज रफ़ीक हुसैन से मिला और कहा, रफ़ीक हुसैन, तू करीम बख्श की बेटी से शादी करना चाहता है? ये मुलाकात गांव से बाहर एक कुएं पर हुई थी। रबनवाज के साथ दो आदमी और भी थे। आपने ठीक सुना है चौधरी साहब, रफ़ीक ने जवाब दिया। करीम बख्श मेरा सगा खालू है। तुम काम क्या करते हो रफ़ीक हुसैन? फ़िलहाल तो जी बेकार हूँ। रबनवाज ने जेब से चंद नोट निकालकर रफ़ीक की तरफ बढ़ाए और बोला, ये लो, ये कुछ पैसे रख लो। मुझे बेकार नौजवानों पर बड़ा तरस आता है। ये पैसे रख लो और फ़िलहाल शादी वादी की बात भूल जाओ। अपने खालू से कह देना कि तुम उसकी बेटी से शादी नहीं कर सकते। रफ़ीक ने पैसों की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। बोला, क्यों जनाब, शादी की बात क्यों भूल जाऊं? रबनवाज के एक साथी ने मूंछों पर ताव देते हुए कहा, देखो ए काका, ज़्यादा सियाना बनने की कोशिश नहीं कर। चौधरी साहब को कुड़ी पसंद आ गई है, उसकी शादी इनके साथ होगी, तुझे कोई और रिश्ता मिल जाएगा। नहीं जनाब, ये नहीं हो सकता, रफ़ीक ने जुर्रत से कहा। मैं बगैर किसी वजह की शादी से इनकार नहीं कर सकता। रबनवाज चंद लम्हों तक सख्त नज़रों से रफ़ीक को घूरता रहा। फिर उसने पैसे जेब में रख लिए और अपने साथियों की तरफ मुड़ते हुए बोला, जवान तो ये बड़ा सोना है, पर क्या करें, इसे खुद ही अपनी जान की परवाह नहीं है। रफ़ीक इस धमकी का मतलब नहीं समझ सका। करीम बख्श ने जब ये बात सुनी तो वो फिक्रमंद हुआ और उसने रफ़ीक को मशवरा दिया कि वो कुछ अरसे के लिए गांव से चला जाए, लेकिन रफ़ीक ने इस बात को मजाक में टाल दिया। चंद रोज़ के बाद उसकी लाश खेतों में पड़ी हुई पाई गई। उसे कुल्हाड़ी के पैदर पे वार करके हलाक किया गया था। करीम बख्श बखूबी जानता था कि रफ़ीक का कातिल कौन था, लेकिन वो पुलिस को कुछ नहीं बता सका। इसे मालूम था कि वो अपने इल्ज़ाम में कोई सबूत नहीं पेश कर सकेगा। यूं भी इतने बड़े जागीरदार से टक्कर लेना कोई आसान काम नहीं था। इसे यकीन था कि रबनवाज उसका पीछा नहीं छोड़ेगा, लिहाजा उसने बीवी के मशवरे से गांव छोड़ देने का फैसला किया। लेकिन एक गरीब आदमी के लिए बना बनाया घर छोड़ना और दूसरी जगह आबाद होना आसान काम नहीं होता। इस बात की इत्तला रबनवाज को भी हो गई और वो अपने मुतालबे के साथ दोबारा उसके घर पहुंच गया। करीम बख्श, मुझे रफ़ीक हुसैन की मौत का बड़ा दुख है, उसने चालाकी से कहा।
बहुत खूबसूरत जवान था, लेकिन कुदरत के कामों में कौन दखल दे सकता है। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में होती है। वो क्या कहते हैं, मौत का एक दिन मुअय्यन है। हाँ, सुना तो यही है, करीम बख्श ने हौले से कहा, लेकिन ये भी सुना है कि कातिल की माफ़ी नहीं होती। माफ़ी उनकी नहीं होती जो पकड़े जाते हैं। मैं आसमानी अदालत की बात कर रहा हूँ। करीम बख्श, ये सब पुरानी बातें हैं और इनको छोड़ो, मैं तारीख लेने आया हूँ। तारीख? करीम बख्श घबरा गया। किस चीज़ की तारीख? शादी की तारीख। और किस चीज़ की तारीख? चौधरी साहब, मैंने अभी अपनी बिरादरी से मशवरा भी नहीं किया, और दूसरी बात यह कि हमारे यहाँ कभी किसी ने खुफिया शादी नहीं की। इससे लड़की की ज़ात पर हर्फ आएगा। चाचा, एक बात तो बता, रब नवाज ने कहा, क्या तेरा ख़ानदान हमसे ज़्यादा इज्जत वाला है? चौधरी साहब, ये बात मैं कैसे कह सकता हूँ? जब खुफिया शादी से मेरी ज़ात पर हर्फ नहीं आ सकता, तो तेरी बेटी की ज़ात पर कैसे आएगा? ये गांव हमारी जागीर है, यहाँ कोई शख्स हमारे खिलाफ मुंह खोलने की जुर्रत नहीं कर सकता। खैर छोड़ो इस बात को। तुम्हें बिरादरी से मशवरा करने के लिए कितनी मोहलत चाहिए? 2-4 हफ्ते तो लग ही जाएंगे। लेकिन ठहरो, मैं तुम्हें बिरादरी से मशवरा करने की इजाज़त नहीं दे सकता। इस तरह तो सारी बात ही खुल जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 करीबी रिश्तेदारों से मशवरा कर लो और उन्हें ताकीद कर दो कि बात बाहर न जाए। सुल्ताना अंदर बैठी ये सारी गुफ्तगू सुन रही थी। उसे इस बात का बड़ा रंज था कि उसके माँ बाप को उसकी वजह से तकलीफ उठाना पड़ रही थी। उसने फैसला किया कि वो रब नवाज से खुद बात करेगी। चंद रोज़ के बाद रब नवाज ऐसे वक्त उनके घर आया जब करीम बख्श काम पर गया हुआ था। सुल्ताना रब नवाज के सामने नहीं जाती थी। इस रोज़ उसने माँ से इजाज़त ली और चादर ओढ़कर बैठक में चली गई। रब नवाज ने उसे देखा तो खुश होकर बोला, आओ जी, बिस्मिल्लाह, आज तो चौधरी का चांद चढ़ गया है। सुल्ताना को चौधरियों की हैसियत और उनके गुस्से का इल्म नहीं था। उसने सख्ती से पूछा, चौधरी साहब, हमारे घर क्यों आते हैं? लो भाई, तुम्हें अभी तक यही नहीं पता? रब नवाज ने मुंह पर हाथ फेरते हुए कहा, हद हो गई, करीम बख्श ने तुम्हें बताया नहीं? आपको तो बड़ों की इज्जत करना भी नहीं आती। सुल्ताना ने कहा, औलाद के सामने उनकी वालिदैन का जिक्र एहतराम से करना चाहिए। दरअसल हमें इस तरह बोलने की आदत हो गई है। चौधरी ने कहा, शादी के बाद तुमसे आदाब सीखना पड़ेंगे। चौधरी साहब, शादी खुशी से की जाती है। मैं दोनों ख़ानदानों की रजामंदी के अलावा लड़के और लड़की की रजामंदी भी शामिल होनी चाहिए। ये सब पुरानी बातें हैं, आजकल ख़ानदानों को कोई नहीं मानता। अलबत्ता लड़के और लड़की की मर्ज़ी वाली बात थोड़ी बहुत ठीक है। मैं तो सर से पैर तक राज़ी हूँ और निकाह के वक्त तुम्हारी भी हाँ हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। मैं मामूली आदमी नहीं हूँ। मेरे पास दौलत है, इज़्ज़त है, दुनिया का हर ऐशो आराम है। मैं तुम्हें सोने में पीला कर दूँगा, अलग मकान में रखूँगा, हर खुशी तुम्हारे कदमों में डाल दूँगा। जो शख्स मेरे बाप को तू करके मुखातिब करता है, वो मुझे खुशी क्या दे सकता है? सुल्ताना ने कहा। रब नवाज को दुनियावी जाहो जलाल का बड़ा घमंड था। वो आदमी की दिखावे के तौर पर भी इज्जत नहीं कर सकता था। उसने कदरे बरहमी से कहा, बताया तो है कि यह हमारा ख़ानदानी अंदाज है। क्या आप अपने बाप को भी इसी तरह मुखातिब करते हैं? रब नवाज का चेहरा सुर्ख हो गया। बोला, मेरे वालिद को बड़े चौधरी साहब कहकर मुखातिब करता हूँ मैं। उनका बड़ा मर्तबा है। उनका और कमी कमीनों का क्या जोड़? यही बात तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। आप बड़े लोग हैं, हम कमीन लोग हैं। हमारा और आपका कोई जोड़ नहीं हो सकता। ये अलग मामला है। रब नवाज अपने जोश को दबाते हुए बोला, असल बात यह है कि हर अच्छी चीज़ पर पहला हक हमारा होता है। खेती बाड़ी मज़ारे करता है, फसल हम खाते हैं, जूता वो बनाता है, पहनते हम हैं, कपड़ा जुलाहा तैयार करता है, सजता वो हमारे जिस्म पर है, हवेलियाँ राज मजदूर बनाते हैं, रहते हम हैं। यही कानून है। ये जालिमों का कानून है। सुल्ताना ने कहा, मुझे आप ये समझाना चाहते हैं कि गरीब के घर में कोई खूबसूरत लड़की पैदा हो जाए तो उस पर पहला हक जागीरदार का होता है? जिस तरह हवेली तैयार हो जाने के बाद राज मजदूरों को निकाल बाहर किया जाता है, उसी तरह खूबसूरत लड़की के माँ बाप को धक्का देकर एक तरफ कर दिया जाता है। तुम बातें बहुत करती हो, फिक्र ना करो, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। चौधरी साहब, मैं आपको यही बताने आई हूँ कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। आप हमारे घर के चक्कर लगाना बंद कर दें, इससे आपको कुछ हासिल नहीं होगा। रब नवाज एकदम गुस्से से खड़ा हो गया।
और सुल्ताना का बाजू पकड़ते हुए बोला, अहमक लड़की, हम जिस चीज़ पर हाथ रख देते हैं वो हमारी हो जाती है। मैं अगर चाहूँ तो तुम्हें अभी और इसी वक्त अपने साथ ले जा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस ताल्लुक की इब्तिदा बुरे तरीके से हो। उसने सुल्ताना का बाजू छोड़ा और तेज चलता हुआ घर से निकल गया। शाम के वक्त जब करीम बख्श को ये बात मालूम हुई तो वो परेशान हो गया। उसने सुल्ताना और उसकी माँ को रातों रात एक करीबी गांव भेज दिया। उसका प्रोग्राम ये था कि मकान और सामान का बंदोबस्त करने के बाद वो भी गांव से चला जाएगा, लेकिन वो अपने मंसूबे पर अमल न कर सका। चंद रोज के बाद उसके मकान के अंदर उसकी लाश पड़ी हुई पाई गई। बज़ाहिर वो डकैती की वारदात मालूम होती थी, लेकिन सकीना बीबी और उसकी बेटी सुल्ताना को यकीन था कि करीम बख्श को रब नवाज के गुंडों ने कत्ल किया था। जिस शख्स के घर में वो ठहरी हुई थीं, वो करीम बख्श का पुराना दोस्त था। उसने उन्हें मशवरा दिया कि वो फौरन किसी दूसरी जगह चली जाएं, क्योंकि उसके ख्याल में बदमाशों ने करीम बख्श को हलाक करने से पहले उससे ये ज़रूर मालूम कर लिया होगा कि उसने अपने बीवी बच्चों को कहाँ छुपा रखा है। इसके अलावा वो खुद भी बड़ा ही परेशान और खौफजदा था। उसे डर था कि करीम बख्श की बीवी और बेटी को पनाह देने के जुर्म में खुद उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। सकीना बीबी अपनी बेटी के हमरा घर से निकली तो उसकी कोई मंजिल नहीं थी। दोनों के पास कपड़ों की एक गठरी और चंद रुपए थे। उन्होंने बस पकड़ी और सरगोदा के पास वाक़े एक छोटे से कस्बे में पहुंच गईं। वहां सकीना का एक चचाजाद भाई रहता था, जिससे मिले हुए उसे बरसों हो गए थे। उसका नाम खैरदीन था और वो परचून की दुकान करता था। सकीना को यह भी मालूम नहीं था कि वो जिंदा था या मर चुका था। दोनों जब बस से उतरी तो शाम हो चुकी थी और अड्डे पर इक्का दुक्का लोग नजर आ रहे थे। सकीना बीबी ने एक टांगे वाले से कहा कि उसे खैरदीन के घर जाना है। कौन सा खैरदीन बीबी? टांगे वाले ने पूछा। यहाँ तो कितने ही खैरदीन होंगे। उसने बारी बारी दोनों को घूरा। शक्ल सूरत से वो लोफर सा लगता था। कहाँ से आई हो? सकीना बीबी को उसकी आंखों में बदनियती नजर आई। उसने इधर उधर देखा, मगर और कोई खाली टांगा नजर नहीं आया। खैरदीन मेरा भाई है, उसने नौजवान टांगे वाले को बताया। किसी ज़माने में उसकी परचून की दुकान हुआ करती थी। लो भाई, तुम तो फिर अपनी फूफी हुई, कोचवान ने कहा। आ जाओ, बैठ जाओ। बाबा खैरदीन मेरा ताया है। सकीना बीबी टांगे में बैठने लगी तो सुल्ताना ने कहा, माँ ठहर जा, मुझे ये आदमी ठीक नहीं लगता। बैठो बहन मेरी, कोचवान ने कहा और सकीना के हाथ से गठरी लेकर अगली सीट पर रख दी। इधर अब कोई दूसरा टांगा नहीं। दोनों ना चाहते हुए भी टांगे पर बैठ गईं। टांगा मुख्तलिफ गलियों से होता हुआ परचून की एक छोटी सी दुकान के सामने पहुंचकर रुक गया। दुकान में एक सफ़ेद रीछ बूढ़ा बैठा हुआ था। उसने आंखों पर गोल शीशों वाला पुराना सा चश्मा लगा रखा था। ताया खैरदीन, कोचवान ने आवाज़ लगाई, ये देख तेरे परहोने लेकर आया हूँ। इस खुशी में बत्तीसे का एक टुकड़ा तो पकड़ा, ये तेरी बहन है। खैरदीन सब कुछ छोड़ छाड़ के चश्मा दुरुस्त करता हुआ बाहर आ गया और बारी बारी दोनों औरतों को घूरने लगा। सकीना ने उसे पहचान लिया, बोली, भाई खैरदीन, मैं सकीना हूँ, ये मेरी बेटी सुल्ताना है। सकीना? बूढ़े खैरदीन ने हैरानी से कहा। तुमसे मिले हुए तो मुद्दत ही हो चुकी है, ये बुढ़ा आज तुम्हें कैसे याद आ गया? इंसान पर जब वक्त पड़ता है ना, तो अपने ही याद आते हैं। खैरदीन ने उसकी आवाज़ में छुपे हुए दर्द को महसूस किया और उन्हें अपने घर ले गया, जो दुकान के साथ ही था। सकीना ने खाली कमरों में नजरें दौड़ाते हुए पूछा, बच्चे कहाँ हैं? भरजाई कहाँ है? तेरी भरजाई 4 साल हुए फौत हो चुकी है। खैरदीन ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। बच्चे इधर उधर बिखर गए हैं, कोई इस शहर में, कोई उस शहर में, कोई कहाँ और कोई कहाँ। मैं इधर कल्ला ही होता हूँ। बच्चे तो आते जाते होंगे। कोई नहीं आता। खैरदीन ने मायूसी से हाथ फैलाए। आदमी बुढ़ा हो जाए तो उसके पास कोई नहीं आता। फिर उसे सुल्ताना का ख्याल आया। उसने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, माशाअल्लाह, मेरी भांजी तो बड़ी सोनी है। कितने बहन भाई हैं इसके? एक ही बेटी है, सकीना ने अफसरदा लहजे में कहा। अल्लाह किसी गरीब की बेटी को खूबसूरती ना दे। अल्लाह खैर करे। बात क्या है? सकीना ने शुरू से लेकर आखिर तक सारा किस्सा सुना दिया। भाई खैरदीन, हमारा कुछ भी बाकी नहीं बचा। बात ख़त्म करने के बाद उसने कहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। घर बार ख़त्म हो गया। इसके बाप को जालिमों ने कत्ल कर दिया। हम आखिरी वक्त में उसकी शक्ल भी नहीं देख सके। ये चंद कपड़े और थोड़े से
रुपए ही हमारी कुल जमा पूंजी हैं। फिक्र नहीं करो, खैरदीन ने उसे तसल्ली दी। मुझ पर अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, दुकान से अच्छी कमाई हो जाती है, हम सबका गुजारा हो जाएगा। तुम्हारी वजह से मेरे सूने घर में भी रौनक आ जाएगी। मुझे तो चौधरी का खौफ लगा हुआ है, सकीना बीवी ने कहा, कहीं वो यहाँ भी न पहुँच जाए। इस बात ने खैरदीन को भी फिक्रमंद सा कर दिया। उसने बज़ाहिर बेपरवाही से कहा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम दोनों खामोशी से यहाँ पड़ी रहो, घर से बाहर निकलने या ज़्यादा मिलने मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सकीना बीवी ने उसकी बात को पल्ले बांध लिया और सुल्ताना को भी ताकीद कर दी कि वो घर से बाहर न निकले। इस तरह से चंद महीने खैरियत से गुजर गए। खैरदीन भी खुश था, उसे खाने पीने का आराम हो गया था। जिस टांगे वाले ने सकीना और सुल्ताना को खैरदीन के घर पहुंचाया था, उसका नाम शौकत था और वो खैरदीन का दूर का रिश्तेदार था। शाम को टांगा बंद करने के बाद वो कभी कभी खैरदीन की दुकान पर आ बैठता था। एक दो मरतबा उसने सकीना और सुल्ताना के बारे में बात छेड़ने की कोशिश की, मगर खैरदीन ने उसकी ज़्यादा हौसला अफजाई नहीं की। एक रोज़ उसके साथ एक मिस्कीन सूरत नौजवान भी आया, जिसका उसने रहमत अली के नाम से तारुफ कराया और बताया कि वो चुंगी क्लर्क था और नया नया वहाँ आया था। इसके बाद रहमत अली ने भी कभी कभार खैरदीन की दुकान पर जाकर हाजिरी देनी शुरू कर दी। वो बड़े अदब से खैरदीन को सलाम करता और कहता, चाचा, मैं आदमी तो बड़ा नालायक सा हूँ, पर अगर मेरे लायक कोई खिदमत हो तो ज़रूर बताना। खैरदीन को वो सीधा साधा शरीफ नौजवान लगा, इस वजह से वो इससे छोटे मोटे काम करवाने लगा। उसने देखा कि रहमत अली बड़ी खुशी से उसके काम करता था, फिर वो कभी कभार सब्जी और फल भी लाने लगा। खैरदीन ने एतराज़ किया तो उसने बताया कि वो चुंगी क्लर्क है और ये चीज़ें तकरीबन उसे मुफ्त में मिल जाती हैं। रफ्ता रफ्ता ये ताल्लुक बढ़ता रहा। खैरदीन रहमत अली पर एतमाद करने लगा। एक रोज़ रहमत अली सब्ज़ी लेकर आया तो खैरदीन ने उसे कहा, जा वो दरवाज़ा खटखटा कर ये सब्ज़ी अपनी चाची को पकड़ा दे। रहमत अली ने हुक्म की तामील की। उस दिन के बाद वो घर का दरवाज़ा भी उस पर खुल गया। सकीना बीबी पर भी उसकी शराफत का बड़ा अच्छा असर पड़ा। उसने 2-3 बार दबे लफ्ज़ों में खैरदीन के सामने उसका जिक्र भी किया। खैरदीन उसका मतलब समझते हुए बोला, लड़का तो शरीफ नज़र आता है, मगर मुझे उसका आगे पीछा मालूम नहीं है, मैं शौकत से पूछूंगा, वही उसको लेकर आया था। सकीना ने महसूस किया कि खैरदीन बात करते हुए झिझकता था। उसने फैसला किया कि किसी दिन वो खुद ही रहमत से बात करेगी। इस बात के चंद रोज़ बाद उसने रहमत अली से सौदा मंगवाया और जब वो इसे लेकर आया तो उसने उसे अंदर बुला लिया। भाई खैरदीन तुम्हारी बड़ी तारीफ़ कर रहे थे। उसने कहा, तुम्हारा घर बार कहाँ है? घर कहाँ चाची, बस चुंगी के पास एक छोटा सा ठिकाना है, रहमत अली ने आजिज़ी से कहा। 2-3 दोस्त और भी वहाँ पर साथ रहते हैं, बस मिलजुल कर गुजारा कर लेते हैं। हाय, फिर तो तुम्हें खाने की पीने की बड़ी तंगी होती होगी। तंगी किस बात की जी? होटल से हर चीज़ मिल जाती है। हमने होटल वाले से महीना बांध रखा है। कभी कभी मुंह का जायका बदलने के लिए घर में भी खाना पका लेते हैं। तुम हमारे घर से खाना खा लिया करो, 2 रोटियां ज़्यादा पका लिया करेंगे। नहीं चाची, मेरा काम चल रहा है, खामखा आपको परेशानी होगी और फिर मेरे लिए रोज़ रोज़ आना भी मुश्किल है। सकीना बीवी ने इस बात पर ज़्यादा जोर नहीं दिया। कुछ देर के बाद बोली, तुम्हारे माँ बाप कहाँ होते हैं? रहमत अली ने एक करीबी शहर का नाम लिया और बताया कि वो छुट्टी पर घर चला जाता है। कभी अपनी माँ को लेकर आओ ना, सकीना ने कहा। रहमत अली के होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट नमूदार हुई और उसने इस तरह से देखा जैसे सकीना बीवी ने कोई अनहोनी बात कह दी हो। फिर बोला, यहाँ तो मेरा आरसी ठिकाना है, माँ को कहाँ लाऊं? हमारा घर जो है, सकीना बीवी ने कहा। रहमत अली ने टालने वाले अंदाज में कहा, कभी मौका मिला तो लेकर आऊँगा, अम्मा की तबीयत ठीक नहीं रहती। सकीना बीवी ने अंदाज़ा लगाया कि रहमत अली उसका मकसद समझ गया है और गालिबन वो सुल्ताना से शादी करने पर तैयार नहीं है। एक रोज़ शौकत टांगे वाले के पास 2 अजनबी आए। उस वक्त वो बसों के अड्डे पर वाक़े एक टी स्टॉल पर बैठा चाय पी रहा था। इत्तेफाक से रहमत अली भी उसके साथ था। दोनों अजनबी नौजवान
साहिब हैसियत नजर आते थे। तुम में से टांगे वाला कौन है? उनमें से एक ने पूछा। बंदा हाजिर है जनाब, शौकत ने कहा। चाय पिए? हम लोग चाय नहीं पीते, दूसरे अजनबी ने कहा। उसके लहजे में तहकुम पाया जाता था। क्या नाम है तुम्हारा? बंदे को शौकत कहते हैं। बरखुरदार शौकत। हमें 2 जनानियों की तलाश है। एक बूढ़ी औरत है और दूसरी उसकी बेटी है। बेटी की उम्र 19-20 साल के लगभग होगी। बड़ी ही खूबसूरत लड़की है। हो सकता है कि तुमने कभी उन दोनों को अपने टांगे में बिठाया हो। शौकत का ख्याल फौरन सकीना बीबी और उसकी बेटी की तरफ गया, ताहम उसने उनका जिक्र करना मुनासिब नहीं समझा। बोला, जनाब, मैं रोज़ ही नई नई सवारियां बिठाता हूँ। उनमें जनानियां भी होती हैं और मर्द भी। पता नहीं आप किन 2 सवारियों का पूछ रहे हैं? ये कब की बात है? ये सवारियां कब इधर आई थीं? ये 7-8 महीने पुरानी बात है, अजनबी ने कहा। मेरा मतलब है कि इन जनानियों को गुम हुए 7-8 महीने से ज़्यादा अरसा हो चुका है। जो शख्स हमको इनका अता पता बताएगा, उसको इनाम दिया जाएगा। क्या आपको यकीन है कि वो इधर ही आई थीं? यही तो मालूम नहीं है। अगर ये बात मालूम होती तो हम 8 महीने के बाद इधर न आते। अब तक हम 50-60 देहातों और शहरों की खाक छान चुके हैं। हम 2 दिन यहाँ रहेंगे। हमारा क़याम नूरानी होटल में है। अगर तुम्हें ऐसी सवारियाँ याद आएँ तो हमारे पास आ जाना। वैसे हम होटल के मालिक के पास अपना पता भी छोड़ जाएंगे। रहमत अली बड़े गौर से सारी बातचीत सुन रहा था। उसने पूछा, मसला क्या है? क्या ये औरतें कोई वारदात करके भागी हुई हैं? हाँ, कुछ ऐसा ही मसला है, अजनबी ने कहा। फिर उसने बड़ी तफसील से दोनों औरतों का हुलिया बताया और अपने साथी के हमरा रुखसत हो गया। शौकत उलझन का शिकार हो गया। औरतों का जो हुलिया अजनबी ने बताया था वो सकीना बीबी और उसकी बेटी सुल्ताना पर पूरा उतरता था। उसने रहमत अली से इस ज़मीन में कोई बात नहीं की और शाम को खैरदीन के पास पहुंच गया। ताया खैरदीन, एक बड़ी परेशानी की खबर है, उसने कहा। हमारी बस्ती में 2 अजनबी आए हुए हैं और इन्हें 2 औरतों की तलाश है। 2 औरतों की तलाश है? खैरदीन ने फिक्रमंदी से कहा। कौन सी 2 औरतें? उन्होंने औरतों का जो हुलिया बताया है वो फूफी सकीना और उसकी बेटी पर पूरा उतरता है। खैरदीन ने घबरा कर कहा, तुमने उनको कुछ बताया तो नहीं? मैं इतना पागल भी नहीं हूँ, शौकत ने कहा। वैसे ये मामला क्या है? वो लोग क्या कह रहे थे कि ये औरतें वारदात करके भागी हुई हैं? खैरदीन ने शौकत को सारी बात बताई और उसे ताकीद कर दी कि वो सकीना और उसकी बेटी के बारे में किसी को ना बताए। रात को खाने के बाद खैरदीन ने अलहदगी में सकीना को बताया कि चौधरी ड्रबनवाज के आदमी उन्हें तलाश करते फिर रहे हैं। ये सुनते ही सकीना का चेहरा खौफ के बायस पीला पड़ गया। इतना अरसा गुजरने के बाद वो ये सोचकर मुतमईन हो गई थी कि ड्रबनवाज ने उनका ख्याल दिल से निकाल दिया होगा। भाई खैरदीन, मेरा ख्याल है कि हमें सुल्ताना की शादी फौरन कर देनी चाहिए। कम से कम उसे एक सहारा तो मिल जाएगा। ये तो तुम ठीक कहती हो। मैंने रहमत अली से इशारतन बात की थी, लेकिन शायद वो मेरी बात समझा नहीं। किसी वक्त तुम बात करके देखो, लड़का शरीफ मालूम होता है। खैरदीन ने कहा कि वो मौका देखकर बात करेगा, लेकिन उसे मौका तलाश करने की ज़रूरत पेश नहीं आई। चंद रोज़ के बाद रहमत अली ने खुद ही शादी का जिक्र छेड़ दिया था। खैरदीन तो तैयारी बैठा था। उसने रहमत अली से कहा कि वो किसी रोज़ अपने बड़ों को ले आए ताकि बात पक्की की जा सके। रहमत अली ने तामुल करते हुए कहा, चाचा, बड़ों को बीच में डालने से बात नहीं बनेगी। बड़े खाला की लड़की से मेरी शादी करना चाहते हैं, लेकिन मुझे वो लड़की पसंद नहीं है। खैरदीन उसे सकीना के पास ले गया और उससे रहमत अली की मजबूरी से आगाह किया। रहमत अली ने कहा, चाची, मुझे ना तो जहेज का लालच है, न ही किसी और चीज़ का। मैं चाहता हूँ कि शादी खामोशी और सुकून से हो जाए। आप यहीं पर 4 आदमी बुला लें और निकाह पढ़वा लें। फ़िलहाल मैं अपने घर वालों को इस शादी के बारे में नहीं बताना चाहता। बाद में मैं इन्हें राज़ी कर लूँगा। सकीना खुद भी यही चाहती थी। उसके पास देने दिलाने के लिए कुछ था भी नहीं। दूसरे उसे डर था कि कहीं चौधरी को इसका इल्म न हो जाए। ये शराइत खैरदीन को भी मंजूर थीं, क्योंकि उसके अपने पैसे भी बचते थे। सो उन्होंने सादगी और खामोशी से सुल्ताना की शादी कर दी। शादी के चंद हफ्तों के बाद रहमत अली ने सुल्ताना से कहा कि सफ़र के लिए तैयार हो जाए। वो इसे अपने रिश्तेदारों से मिलवाना चाहता है।
सुल्ताना को उसकी नीयत का कुछ इल्म नहीं था। वो तैयार हो गई। सकीना बीवी ने दोनों को दुआओं के साथ रुखसत कर दिया। उसने अलहदगी में सुल्ताना को ताकीद कर दी थी कि वो मौका महल देखकर रहमत अली को चौधरी रब नवाज के बारे में सब कुछ बता दे, ताकि वो भी मोहतात रहे। इस तरह शाम के वक्त सफ़र शुरू हुआ था, कुछ सफ़र बस में और कुछ टांगे के जरिए। जब वो मंजिल पर पहुंचे तो रात के तकरीबन 10 बज चुके थे। सुल्ताना ने महसूस किया कि टांगा जिस गांव में जा रहा था उसकी गलियां कुछ जानी पहचानी लग रही थीं। तब वो बुरी तरह चौंक गई। वो सैयदपुर था। ये तो सैयदपुर है। उसने रहमत अली से कहा, आप यहाँ किससे मिलने आए हैं? यहाँ मैंने एक मकान खरीदा है, रहमत अली ने कहा। बहुत सस्ता मिल रहा था। तुम सैयदपुर को कैसे जानती हो? सुल्ताना अपनी घबराहट छुपाते हुए बोली, बात यह है कि बात है लंबी, आराम से बैठकर करने वाली है। जब टांगा रुका तो सुल्ताना को एक और हैरत का झटका पड़ा। जिस घर के सामने टांगा रुका था वो उसका आबाई मकान था, जिस पर ताला पड़ा हुआ था। रहमत ने जेब से चाबी निकाली और दरवाज़ा खोलकर सुल्ताना को साथ लिए हुए अंदर दाखिल हो गया। अपने घर में कदम रखते ही सुल्ताना की पुरानी यादें ताज़ा हो गईं और आंखों में आंसू भर आए। साथ ही वो खौफज़दा भी हो गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो सब कुछ क्या था। रहमत अली ने कब वो मकान खरीदा था और किससे खरीदा था और क्यों खरीदा था? तुम रो क्यों रही हो? रहमत अली ने पूछा। क्या ये मकान पसंद नहीं आया? आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? सुल्ताना ने इल्तिजाइया लहजे में कहा। ये हमारा अपना मकान है। ये ही हमारा गांव भी है। हमने चौधरी रब नवाज के डर से ये जगह छोड़ दी थी। वो मुझसे शादी करना चाहता था। मैं यहाँ नहीं रह सकती। मुझे वापस ले चलें। वापस ले चलें? कैसी बातें कर रही हो? अगर ये तुम्हारा अपना घर है तो तुम्हें यहाँ आकर खुश होना चाहिए। सुल्ताना ने रहमत अली के रवैये में तब्दीली महसूस की। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं आपकी मिन्नत करती हूँ कि मुझे वापस छोड़ आएं। चौधरी हमारा दुश्मन है, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। मैं आपको खुदा का वास्ता देती हूँ। रहमत अली अचानक सख्त लहजे में बोला, ज़्यादा शोर मत मचाओ। तुमने ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? और ये मकान की मिल्कियत का दावा करके तुमने एक और मसला खड़ा कर दिया है। मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि मैंने ये मकान चौधरी से ही खरीदा है। अब ये मसला तुम्हारी मौजूदगी में ही हल होगा। नहीं नहीं, मकान आप बेशक रखें, सुल्ताना ने कहा। हमें मकान नहीं चाहिए। मकान तो हम पहले ही छोड़ चुके हैं। ये तो सारा मसला ही टेढ़ा हो गया है, रहमत अली ने कहा। अगर ये मकान तुम्हारा है तो चौधरी से फरोख्त नहीं कर सकता। मैं सुबह इससे बात करूँगा। सुल्ताना ने उसकी बहुत मिन्नत की मगर उस पर कोई असर नहीं हुआ। उनकी ये बहस चली रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। सुल्ताना का रंग उड़ गया। रहमत अली ने दरवाज़ा खोला और बोला, आइए आइए चौधरी साहब, आप ही का जिक्र हो रहा था। उसने पूरा दरवाज़ा खोल दिया। रब नवाज 2 आदमियों के हमरा अंदर दाखिल हुआ। सुल्ताना जल्दी से दूसरे कमरे में चली गई। हमें पता चला कि तुम आ गए हो। हमने सोचा कि ज़रा मुलाकात ही कर लें, चौधरी ने इधर उधर नज़र दौड़ाते हुए कहा। भाई, वो भरजाई से तो मुलाकात करवाओ। सुल्ताना ने दूसरे कमरे में ये बात सुनी तो छुपने के लिए कोई कोना तलाश करने लगी। इतने में रहमत अली कमरे में दाखिल हुआ और बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो उधर, चौधरी साहब तुमसे मिलना चाहते हैं। नहीं नहीं, मैं चौधरी साहब से नहीं मिलूँगी। उनसे कह दो कि मैं पर्दा करती हूँ। पर्दा? और हमसे? रब नवाज ने कमरे में कदम रखते हुए कहा। फिर बज़ाहिर चौंकते हुए कहा, रहमत अली, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये तो सुल्ताना है, मेरी मंगेतर। तुमने इससे शादी कैसे कर ली? आपकी मंगेतर? रहमत अली ने बज़ाहिर हैरानी से कहा। मुझे तो किसी ने ये बात नहीं बताई। ये मैं क्या सुन रहा हूँ सुल्ताना? चौधरी आगे बढ़ा। तुम्हें याद होगा कि तुम्हारे मरहूम बाप ने मुझे ज़बान दी थी। कहते हैं कि मरने वालों की ख्वाहिश का एहतराम करना चाहिए। सुल्ताना पीछे हटते हुए बोली, मुझे इस बात का कोई इल्म नहीं है। ये शादी बड़ों की मर्जी से हुई है। तेरी माँ कहाँ है? वो सकीना बीबी, उसे ये बात ज़रूर याद होगी। सुल्ताना ने मदद तलब नज़रों से अपने शौहर की तरफ देखा मगर वो कुछ नहीं बोला। उसके चेहरे पर कोई फिक्र या घबराहट नहीं थी। रहमत अली, तुमने ये अच्छा नहीं किया।
रब नवाज ने गूंजदार आवाज में कहा। शेर के मुंह से नवाला छीनने वाले जिंदा नहीं बचा करते। गलती हो गई चौधरी साहब, रहमत अली ने हाथ जोड़ दिए। सुल्ताना को उसके चेहरे पर कोई खौफ नजर नहीं आया। आप हुक्म करें तो मैं इसको तलाक दे देता हूँ। ये सुनकर सुल्ताना शुजदर रह गई। कोई मर्द इतनी जल्दी अपनी बीवी को तलाक देने पर तैयार नहीं हो सकता था। शायद वो सब कुछ एक ड्रामा था। रहमत अली ने उसके साथ धोखा किया था। आप ये क्या कह रहे हैं? उसने परेशानी से कहा। मैं आपकी बीवी हूँ, आपकी इज्जत हूँ, और इज्जत की खातिर तो लोग जान भी कुर्बान कर दिया करते हैं। कोई शख्स जानते बूझते आग में छलांग नहीं लगाता। रहमत अली ने कहा। चौधरी साहब का कहना है कि तुम उनकी मंगेतर हो, तो तुम्हें इस लिहाज से तो असल में इनकी इज्जत हो। ये सब झूठ है। मेरी किसी से मंगनी नहीं हुई थी। अगर कोई मंगनी हुई भी थी तो वो टूट गई होगी। असल चीज शादी है। इस वक्त मैं आपकी बीवी हूँ। और सिराजुद्दीन, रब नवाज ने अपने साथी को आवाज दी, और फकीर मोहम्मद, जाओ उधर से मौलवी सनाउल्लाह को बुला लाओ। ये रहमत अली अपनी बीवी को तलाक देना चाहता है। ये काम किसी मोतबर गवाह के सामने होना चाहिए। सिराजुद्दीन मौलवी सनाउल्लाह को बुला लाया। रहमत अली ने उसके सामने सुल्ताना को 3 तलाकें दे दी। इस असना में सुल्ताना रोती रही और सबकी मिन्नतें करती रही, मगर किसी ने उसकी बात पर तवज्जो नहीं दी। ये कार्रवाई चंद मिनट में ख़त्म हो गई। मौलवी सनाउल्लाह तलाक की तौसीक करने के बाद रुखसत हो गया। रहमत अली ने बाहर जाकर रब नवाज के साथ कुछ बात की और बाहर से ही वापस चला गया। मकान में रब नवाज और उसके 2 साथी रह गए। सुल्ताना, अब तुम आराम से अपने घर में रहो, रब नवाज ने कहा। 1-2 रोज में तुम्हारी माँ भी यहाँ आ जाएगी। उसके बाद रिश्ते की बातचीत होगी। ये सिराजुद्दीन और फकीर मोहम्मद उधर बैठक में सो जाएंगे। दोनों बहुत शरीफ आदमी हैं। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उनको बता देना। वो जाते जाते दरवाजे में रुका। अब तक जो गलतियाँ तुमसे हुई हैं उन्हें मैं माफ़ करता हूँ, लेकिन अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इस सूरत हाल में सुल्ताना के जहन में 2 ख्याल आए। अव्वल, उसे खुदकशी कर लेनी चाहिए, और दोयम फरार की कोशिश करनी चाहिए, खा इसमें जानी क्यों न चली जाए। उसकी निगरानी करने वालों ने सोने से पहले उसके कमरे के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी थीं। अलबत्ता बैठक की तरफ खुलने वाला दरवाज़ा बंद नहीं था। सुल्ताना सारी रात फरार के तरीकों पर गौर करती रही और ख़ुद को हिम्मत दिलाती रही। सुबह के 4-4:30 बजे उसने बैठक में झांका। दोनों बदमाश दरी पर पड़े सो रहे थे। एक के तकिए के नीचे पिस्तौल का दस्ता नजर आ रहा था। सुल्ताना के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि उसे पिस्तौल पर कब्जा करके दोनों बदमाशों को कत्ल कर देना चाहिए, लेकिन ये ख्याल फकत सोचने तक महदूद रहा। वो ना तो पिस्तौल चलाना जानती थी और न ही उसके अंदर इतनी हिम्मत थी। बैठक के बाहर की तरफ खुलने वाले दरवाजे पर सिर्फ कुंडी लगी हुई थी, ताला नहीं था। सुल्ताना ने चंद ज़रूरी चीज़ें गठरी में बांधी और हिम्मत करके दरवाजे की तरफ बढ़ी। चंद कदमों का वो फासला उसे मीलों लंबा मालूम हो रहा था। बिलाखिर वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। बाहर निकलकर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। बहुत सोच विचार के बाद वो थाने पहुँच गई। वहाँ रात की ड्यूटी देने वाला एक हवलदार बैठा ऊँघ रहा था। सुल्ताना ने रो रो कर उसे अपनी कहानी सुनाई और मदद की दरख्वास्त की। वो मामूली हवलदार एक जागीरदार के बेटे के खिलाफ कार्रवाई का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। बीवी, तुम्हारे पास अपनी कहानी का कोई सबूत भी है, या ऐसे ही शिकायत करने आ गई हो? हवलदार ने पूछा। क्या ये काफ़ी सबूत नहीं है कि हमारे मकान पर चौधरी ने कब्जा कर रखा है? मैंने सुना है कि तुम्हारे बाप ने अपना मकान चौधरी साहब के हाथ फरोख्त कर दिया था, हवलदार ने कहा। बाकी शादी और तलाक की बाबत तो ये तो कोई जुर्म नहीं है। हम किसी को सिर्फ इस बात पर गिरफ्तार नहीं कर सकते कि उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी है। बाकी तुमने चौधरी रब नवाज पर जो इल्ज़ामात लगाए हैं उनका कोई पक्का सबूत होना चाहिए, ताकि उनके साथ या किसी के भी साथ कोई ज्यादती न हो। सुल्ताना समझ गई कि पुलिस उसकी मदद नहीं कर सकती। पता नहीं आप ज्यादती किसको समझते हैं, सुल्ताना ने कहा। रब नवाज ने मेरे खालाजाद भाई को कत्ल कराया, मेरे बाप को कत्ल कराया, हमें बेघर कर दिया, हमारे मकान पर कब्जा कर लिया, मेरे शौहर से साथ पास करके मुझे तलाक दिलवाई, मुझे मेरे घर में कैद कर दिया। इससे ज़्यादा और क्या ज्यादती होगी? बीबी, कानून ज़बानी बातों को नहीं मानता। तुम इधर ही बैठो,
ज़रा दिन चढ़ जाए तो मैं चौधरी रब नवाज को बुलाकर उससे सारी बात पूछता हूँ, फिर पता चलेगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। सुल्ताना घबरा गई। हवलदार तो वैसे ही उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। रब नवाज के सामने क्या मानता? उसे एहसास हुआ था कि उसने यहाँ आकर गलती की थी। अगर वो सुबह तक वहाँ ठहरी रहती तो उसे दोबारा रब नवाज के हवाले कर दिया जाता। इसी खदशे के पेश नज़र वो थाने से निकल भागी और शहर जाने वाली सड़क पर जा पहुंची। उसने 3 घंटे तक पैदल सफ़र किया। रात भर जागने की वजह से उसकी हालत ख़राब थी। हर कदम पर यूं महसूस होता था कि वो चकरा कर गिर पड़ेगी। जब वो आबादी के करीब पहुंची तो एक फैक्ट्री वर्कर साइकिल पर उधर से गुजर रहा था। उसकी हालत देखकर रुक गया। पूछा कि वो कहाँ जाना चाहती है। सुल्ताना ने देखा कि वह अधेड़ उम्र का एक हमदर्द शख्स था। उसने उसे बताया कि वह एक मुसीबत ज़दा और बेसहारा लड़की है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। मज़कूरा शख्स, जिसका नाम अख्तर हुसैन था, उसे अपने घर ले गया। इन दिनों उसकी बीवी बच्चों के हमरा मैके गई हुई थी और वह घर में अकेला रहता था। सुल्ताना ने मुख्तसर लफ्ज़ों में उसे अपना अहवाल सुनाया। तुम बेफिक्र होकर यहाँ रहो, अख्तर हुसैन ने उसे तसल्ली दी। बावर्ची खाने में खाने पीने की चीज़ें मौजूद हैं, तुम नाश्ता करके आराम करो। इस वक्त मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ, शाम को तुम्हारे साथ तफसीली बात होगी। मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। अगर कोई पूछे तो कह देना कि तुम मेरी भांजी हो। उस हमदर्द इंसान की बातों से सुल्ताना ने बड़ी तकलीफ महसूस की और वो वक्ती तौर पर मुतमईन हो गई। अख्तर हुसैन का मकान बस्ती के नवा में वाक़ था। इसमें 4 कमरे थे और कुशादा था। सैन में सब्जियां उगी हुई थीं। सुल्ताना ने गुज़िश्ता रात से कुछ नहीं खाया था। ज़रा सुकून मिला तो उसे भूख महसूस हुई। उसने बावर्ची खाने में जाकर नाश्ता किया और फिर बिस्तर पर लेट गई। 5 दिन खैरियत से गुजर गए। छठे दिन रब नवाज उसके ठिकाने पर पहुंच गया। उसके साथ 2 आदमी और भी थे। उनमें एक रहमत अली और दूसरा फ़कीर मोहम्मद था। रब नवाज पर गुस्से की वजह से जुनून सवार था। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर सुल्ताना के साथ जो सलूक किया, तहज़ीब उसके ज़िक्र की इजाज़त नहीं देती। उसके ज़हन में यह ख्याल समा गया था कि सुल्ताना अख्तर हुसैन के साथ गुनाह की ज़िंदगी गुजार रही थी। उस ख्याल का सबब अख्तर हुसैन के पड़ोसियों के शकूक व शुबहात भी थे। बाज़ पस्त ज़हनियत लोग औरत और मर्द को तन्हा देखकर फ़ौरन बहतान तराशी शुरू कर देते हैं। अख्तर हुसैन के बाज़ पड़ोसियों ने भी यही किया। रब नवाज बार बार ये कहता था, जो हमें ठुकराता है उसका यही अंजाम होता है। मेरे सामने बड़ी ऊंची ऊंची बातें करती थी। यहाँ एक मजदूर के साथ गुनाह की ज़िंदगी गुजार रही है। फिक्र नहीं कर, अगर तुझे कोठे पे न बिठा दिया तो मेरा भी नाम चौधरी रब नवाज नहीं है। ये एक शरीफ लड़की को शादी से इनकार की सज़ा दी जा रही थी। शाम को जब अख्तर हुसैन घर पहुंचा तो अजनबी लोगों को और उनके तेवर देखकर सारी बात समझ गया। उसने रब नवाज से पूछा कि वो किसकी इजाज़त से उसके घर में दाखिल हुआ था। रब नवाज ने जवाब में उसे गाली दी और उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। अख्तर हुसैन मजबूत और जीदार आदमी था। उसने भी रब नवाज के मुंह पर जवाबी थप्पड़ रसीद किया और गाली दी। रब नवाज ने अपने साथियों को आवाज़ दी और उस पर चढ़ दौड़ा। अख्तर हुसैन पीछे हटने के बजाय मुकाबले पर डट गया। ये सूरत हाल देखकर सुल्ताना ने अपनी गठरी बगल में दबाई और पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई, लेकिन उसकी कोई मंजिल नहीं थी। बाहर निकलकर उसने सोचा कि उसे खुदकुशी कर लेनी चाहिए, सो उसने हफीज़ खान की बस के सामने छलांग लगा दी, लेकिन अल्लाह को उसकी ज़िंदगी मंजूर थी, इसलिए वो बच गई। इसके बाद के वाक़यात आप शुरू में सुन ही चुके हैं। ज़्यादातर वाक़यात ज़ुबैदा बेगम ने सुनाए थे। सुल्ताना सारा वक्त सर झुकाए बैठी रही थी। उसने कहीं कहीं ज़ुबैदा बेगम की मदद की थी। सुल्ताना बीबी, मैंने सारे वाक़यात सुन लिए हैं और सारी बात समझ गया हूँ, मैंने उसे तसल्ली दी। फिक्र नहीं करो, तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। मुझे अख्तर हुसैन का और अपनी माँ का पता दे दो। मैं तुम्हारी माँ को यहाँ लाने के लिए इसी वक्त अपना आदमी भेज देता हूँ। इसके अलावा मुझे रहमत अली का पता भी चाहिए। उसे सारे पते ज़बानी याद नहीं थे। मैंने मतलूबा जगहों का महल वकूअ समझ लिया था और थाने पहुंचकर फिलफौर चारों तरफ आदमी दौड़ा दिए। 2 सादा लिबास आदमी सैयदपुर के मौलवी सनाउल्लाह के पास भेज दिए। रब नवाज के पास कोई आदमी नहीं भेजा।
जिन आदमियों को मैंने अख्तर हुसैन के घर भेजा था, उनमें से एक आदमी निस्फ घंटे के बाद हाँफता हुआ थाने पहुंचा और बताया कि अख्तर हुसैन के घर से उसकी लाश मिली है, जो एक बोरी में बंद कोने में पड़ी थी और 2 दिन पुरानी मालूम होती थी। मैंने एक एएसआई को सारी बात समझाकर ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए रवाना कर दिया। ये बात बड़ी वाज़ेह थी कि अख्तर हुसैन को रब नवाज और उसके साथियों ने ही कत्ल किया था। अगले रोज़ 10-11 बजे तक बाकी आदमी भी वापस आ गए। ये लोग सकीना बीबी, मौलवी सनाउल्लाह और रहमत अली को साथ लाए थे। सकीना बीबी को मैंने फ़ौरन नर्स जुबैदा के घर भेज दिया और रहमत अली को अलग कमरे में बिठा दिया। उसको ये बात मालूम नहीं थी कि मौलवी सनाउल्लाह भी थाने में मौजूद था। उसे मैंने ये कहकर थाने में बुलवाया था कि सुल्ताना का सुराग मिल गया है, और ये बात गलत भी नहीं थी। फिर मैंने मौलवी सनाउल्लाह को अपने कमरे में बुलाया और कहा, मौलवी साहब, चंद रोज़ पहले आपने सैयदपुर में एक तलाक की तस्दीक की थी। शौहर का नाम रहमत अली और बीवी का नाम सुल्ताना था। क्या ये तलाक शरई अंदाज में दी गई थी? मौलवी साहब ने जवाब देने में कुछ तामुल किया। गालिबन वो तलाक के पस मंज़र से आगाह थे और इस उलझन का शिकार हो गए थे कि कहीं उनका जवाब रब नवाज के खिलाफ न चला जाए। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, तलाक तो शरई अंदाज में हुई थी, बात क्या है? मैंने चालाकी से कहा, इस तलाक के बारे में 3 आदमी गवाही दे चुके हैं। उनमें चौधरी रब नवाज, सिराजुद्दीन और फ़कीर मोहम्मद शामिल हैं। मैंने सोचा आपसे भी तस्दीक करवा ली जाए। ये सुनकर वो कदरे मुतमईन नजर आने लगा। मैंने उससे तहरीरी बयान ले लिया और उसे चंद मिनट इंतज़ार करने के लिए कहा। फिर मैं उस कमरे में पहुंचा जहां रहमत अली मेरा इंतज़ार कर रहा था। मुझे देखकर वो खड़ा हो गया और हाथ उठाकर सलाम किया। मैंने सलाम का जवाब दिया और उसके बिल्कुल सामने जा ठहरा। उसने 2-3 दफ़ा आंखें उठाकर मेरी तरफ देखा और फिर होंठों पर ज़बान फेरी। मैंने हंसकर कहा, मालूम होता है कि बीवी के बगैर बहुत उदास हो गए हो। वो इस तज़ब्ज़ुब में मुब्तला था कि जाने सुल्ताना ने क्या बयान दिया था, और ये बात वो मेरे तासुरात से मालूम करने की कोशिश कर रहा था। जनाब, आप तो जानते ही होंगे कि बीवी के बगैर घर का सारा हिसाब किताब चौपट हो जाता है। सुल्ताना वैसे तो बड़ी अच्छी बीवी है, बड़ी सलीके वाली है, लेकिन तबीयत की ज़रा तेज़ है। कुछ थोड़ी सी वो भी है, वो क्या कहते हैं, ज़हनी मरीज़। बाज़ औक़ात अजीब अजीब बातें करने लगती है। उसको वहम की बीमारी है, वहम की। वो है कहाँ? मैंने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा, फिर गिरेबान से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और पूछा, उस अपने बाप से कितने पैसे लिए हैं तूने? उस शैतान रब नवाज से। थप्पड़ खाते ही उसके 14 तबक गुल हो गए। घबरा कर बोला, जनाब, मैं शरीफ आदमी हूँ। आपको किसी ने गलत बताया है। मैंने किसी से पैसे नहीं लिए। मैंने 2-4 ठुड्डे और 2-4 थप्पड़ मज़ीद रसीद किए। कमीने ज़लील, मैं बकबक नहीं सुनूंगा। मौलवी सनाउल्लाह इस वक्त थाने में मौजूद है और तहरीरी बयान दे चुका है। क्या तुमने सुल्ताना को तलाक नहीं दे दी? उसने जवाब देने में तामुल किया तो मैंने उसकी पसलियों में घूंसा मारा। मुझे फ़ौरन जवाब चाहिए। मुझे चौधरी रब नवाज ने हुक्म दिया था। तुम उस कुत्ते के पास क्या लेने गए थे? मैंने उसे एक और थप्पड़ मारा। सैयदपुर में तुम्हारा है कौन? उसके होंठ फट गए और उनसे खून बहने लगा। कोई नहीं है जनाब, सैयदपुर में मेरा कोई नहीं है। पानी, 1 गिलास पानी पिलवा दें। मुझ पर रहम करें, मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगा। मैं बहुत कमज़ोर आदमी हूँ, इतनी मार बर्दाश्त नहीं कर सकता, मर जाऊंगा, सचमुच मर जाऊंगा। तुम्हारी मौत तो फांसी के फंदे पर आएगी बच्चू, मैंने कहा। फिर पूछा, जब तुम सुल्ताना को तलाक दे चुके थे तो फिर उसको तलाश क्यों करते फिर रहे थे? वो चौधरी साहब का हुक्म था। कितने पैसे लिए हैं तुमने चौधरी से? उसने मेरा हाथ उठते देखा तो जल्दी से बोला, वादा तो 3000 का किया था, मगर अभी सिर्फ 2000 दिए हैं। मैंने एक रस्सी मंगवा ली और कहा, मैं पूरी कहानी सुनना चाहता हूँ। उल्टे लटक कर सुनाओगे या सीधे खड़े होकर? उसने हाथ जोड़े और सब कुछ सच सच बता दिया। वो शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे भी थे। जब सकीना बीबी ने उससे अपनी बेटी के रिश्ते का जिक्र किया तो उसने टाल दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि वो शादीशुदा था।
कुछ अरसे के बाद जब रब नवाज के आदमियों ने शौकत टांगे वाले से सकीना बीबी और सुल्ताना के बारे में पूछा तो उसकी नीयत खराब हो गई, क्योंकि उसमें इनाम का लालच भी था। सुल्ताना खूबसूरत थी, यतीम थी और बेसहारा थी। रहमत अली ने सोचा कि वो सुल्ताना से शादी करके कुछ अरसे उसे अपने पास रखेगा, उसके बाद रकम लेकर रब नवाज के हवाले कर देगा। सुल्ताना का कोई रिश्तेदार ऐसा था नहीं जिसका उसे डर होता, और अगर कोई पूछता भी तो वो यही जवाब देता कि चौधरी रब नवाज ने उसके सीने पर पिस्तौल रख दिया था, लिहाजा उसे अपनी जान बचाने के लिए सुल्ताना को तलाक देना पड़ी। जब वो बयान दे चुका तो मैंने मौलवी सनाउल्लाह को अंदर बुलाया और उसकी तरफ इशारा करके पूछा, क्या यही वो शख्स है जिसने अपनी बीवी को तलाक दी थी? है तो यही, मौलवी साहब ने जवाब दिया, पर इसको हुआ क्या है? मैंने कुसीली नजरों से मौलवी साहब की तरफ देखा और कहा, मौलवी साहब, यही हाल आपका भी हो सकता है। वो घबरा कर बोला, ये आप क्या फरमा रहे हैं? आप अल्लाह वाले होने के दावेदार हैं। अगर सुल्ताना की जगह आपकी बेटी होती तो क्या आप इतनी खामोशी से उसकी तलाक का फैसला सुनकर चले जाते? आपने इस सूअर से ये क्यों नहीं पूछा कि ये क्यों अपनी बीवी को तलाक देना चाहता है? आपको चाहिए था कि इसको समझाते। वो तो आप वजह फरमाते हैं, लेकिन चौधरी रब नवाज ने मुझे ऐसा कोई इशारा नहीं दिया। बड़े अफसोस की बात है मौलवी साहब, आप अल्लाह वाले हैं और अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम को छोड़कर जालिम जागीरदारों के इशारों पर चलते हैं। आपको यकीनन ये बात मालूम होगी कि इस कमीने ने रब नवाज के हाथों अपनी बीवी फरोख्त कर दी है। पूछें इससे, 2000 रुपये ये वसूल कर चुका है और 1000 अभी बाकी है। आप बताएं, क्या इस्लाम यही तालीम देता है? मौलवी साहब ने अपनी खिफ़त मिटाने के लिए आगे बढ़कर रहमत अली को एक ठुड्डा मारा और बोले, क्यों ओए काफिर, तुझे शर्म नहीं आई बीवी के पैसे वसूल करते हुए? मौलवी साहब, आपको शर्म न आई तो मुझे कहाँ से आती? रहमत अली ने कहा, आपने भी तो चौधरी से 100 रुपये वसूल नहीं किए। मौलवी खिसियाना होने के बजाय रहमत अली को बुरा भला कहने लगा, ओए बेदीना, वो तो चौधरी साहब ने मुझे नजराना दिया था। तलाक तुमने अपनी बीवी को दी और थानेदार की बातें हमें सुनना पड़ रही हैं। मैंने मौलवी साहब को एक तरफ किया और रहमत अली से कहा, मैं तुम्हें अख्तर हुसैन के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर रहा हूँ। अख्तर हुसैन के पड़ोसियों ने हमें बताया है कि 2 रोज़ कबल तुम अपने 2 साथियों के हमरा अपनी बीवी को तलाश करते हुए उधर आए थे और अख्तर हुसैन के मकान में घुस गए थे। ये बात ढकी छुपी नहीं है कि तुम सुल्ताना को तलाक देने के बावजूद उसके पीछे लगे हुए थे। सुल्ताना ने मुझे बताया है कि अख्तर हुसैन एक शरीफ नफ्स इंसान था और उसने उसे पनाह दी थी। मैंने अख्तर हुसैन के पड़ोसियों को तुम्हारी शनाख्त के लिए यहाँ बुलाया है, वो बस पहुँचने ही वाले होंगे। रहमत अली का रंग सफ़ेद पड़ गया, गिड़गिड़ाकर बोला, मलिक साहब, मैं सच कहता हूँ, अख्तर हुसैन को मैंने नहीं, चौधरी रब नवाज और फ़कीर मोहम्मद ने कत्ल किया है। मैं तो उनको आखिर वक्त तक रोकने की कोशिश करता रहा था, मगर चौधरी ने चाकू निकाल लिया। फ़कीर मोहम्मद ने अख्तर हुसैन को काबू कर लिया और रब नवाज उस पर चाकू के वार करता चला गया। मौलवी साहब ये सब कुछ सुनकर परेशान हो गए और जाने की इजाज़त मांगी, लेकिन मैंने इन्हें रोक लिया और 4 आदमी फ़कीर मोहम्मद के पीछे भेज दिए। ये लोग 3 बजे तक वापस आ गए। उन्होंने फ़कीर मोहम्मद के घर से खून आलूद कपड़े और चाकू भी बरामद कर लिया था। फ़कीर मोहम्मद की उम्र 35-36 साल के लगभग थी। उसने बड़ी बड़ी मूछें रखी हुई थीं और खासा पला हुआ बंदा था। चंद मिनट के बाद रब नवाज भी थाने पहुंच गया। उसके साथ 2-3 आदमी और भी थे। मेरे हुक्म पर हवलदार ने उसके आदमियों को बाहर ही रोक दिया और उसको अंदर भेज दिया। उनके घर का कोई बड़ा उसके साथ नहीं था। दरअसल बात ही ऐसी थी, वो बड़ों को इस मामले से दूर रखना चाहता था। मलिक साहब, ये क्या तमाशा है? उसने आते ही कहा, आपने मेरे आदमी को किस सिलसिले में बुलाया है? मैं उसे उस कमरे में ले गया जिसमें रहमत अली, मौलवी सनाउल्लाह और फ़कीर मोहम्मद बैठे थे। वहाँ चंद कवी जुस्सा सिपाही भी मौजूद थे। रब नवाज ने जब रहमत अली और मौलवी साहब को देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी फिक्रमंदी नजर आने लगी। रहमत अली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रब नवाज, मेरे साथ बात कर, मैंने तहकमाना लहजे में कहा। हम मुलजिमों को आपस में बात करने की इजाज़त नहीं देते। मुलजिम? उसने अनजान बनने की कोशिश की। मुलजिम कौन है यहाँ? मौलवी साहब, ज़रा इसको बताएं।
कि इसके साथी ने इस पर क्या इल्ज़ाम आयद किया है। मैंने कहा, और उस रात वाला वाक़या भी बयान करें जिस रात इसने एक बेबस लड़की को ज़बरदस्ती तलाक दिलवाई थी और उसे हब्स बेजा में रखा था। मलिक साहब, आप मुझे क्यों कांटों में घसीटते हैं? मौलवी साहब ने जान छुड़वाने की कोशिश की। ये उनका और कानून का मामला है, आप जाने और ये जाने। मौलवी साहब, आप तो जाबिर सुल्तान के दरबार में कलमा हक कहने वाले लोगों में से हैं, और दूसरी बात यह है कि आप आनत जुर्म और उक़्फ़ाए जुर्म के मुर्तकिब हुए हैं। आप भी ज़ेरे हिरासत हैं। ये क्या बकवास है? रब नवाज ने कहा, मैं एक मिनट भी यहाँ नहीं ठहर सकता। उसने दरवाजे की तरफ बढ़ने की कोशिश की। मैंने पीछे से उसका कॉलर पकड़ लिया और उसकी पसलियों में एक जोरदार घूंसा रसीद करते हुए कहा, यह कंपनी बाग नहीं है बरखुरदार, थाना है थाना। यहाँ न कोई खुशी से आता है और न खुशी से जाता है। तुम कत्ल के इल्ज़ाम में ज़ेरे हिरासत हो। मौलवी साहब, मैंने आपसे कुछ दरख्वास्त की है, सच बोलने से ना कतराएं। मौलवी साहब को बोलना ही पड़ा। चौधरी साहब, ये रहमत अली कहता है कि आपने एक आदमी को कत्ल किया है। रहमत अली? रब नवाज ने तल्खी से रहमत अली की तरफ देखा। जानते हो मैं कौन हूँ? बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, रहमत अली ने भी सख्त लहजे में जवाब दिया। मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से इस हाल को पहुँचा हूँ। अगर तुम न होते तो ना मैं सुल्ताना से शादी करता और ना इसे तलाक देता, और ना ही अख्तर हुसैन के कत्ल में मेरा कोई हाथ है। मैंने कहा, थाने में इस वक्त अख्तर हुसैन के निस्फ दर्जन पड़ोसी गवाही देने के लिए बैठे हैं। वो सब शरीफ और मोतबर आदमी हैं। तुम तीनों में से कोई एक आदमी ज़रूर फांसी पर चढ़ेगा। ये झूठ है, रब नवाज ने कहा। हमने किसी को कत्ल नहीं किया। कत्ल उसी ने किया होगा जिसकी बीवी गुम हुई थी। मैंने रब नवाज की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, कत्ल उसने किया है जिसकी खरीदी हुई औरत भाग गई थी, और जो शख्स उस औरत की खातिर 2 आदमी पहले भी कत्ल कर चुका था। रब नवाज, कुदरत इंसान को इतनी ज़्यादा ढील नहीं देती। फांसी का फंदा तुम्हारी गर्दन के बहुत करीब पहुंच चुका है। मलिक साहब, मैं आपसे अलहदगी में बात करना चाहता हूँ, रब नवाज ने कहा, सिर्फ 2 मिनट के लिए। अगर तुम मुझे रिश्वत पेश करना चाहते हो तो सबके सामने पेश करो, मेरा किसी से पर्दा नहीं है। मैं मामूली बाप का बेटा नहीं हूँ, उसने धमकी आमेज लहजे में कहा। आप इस गलती पर पछताएंगे। मैंने उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ रसीद किया, फिर कहा, बरखुरदार, कातिलों और पुर्ताफरोशों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने वाले कभी नहीं पछताते। उस शख्स ने अपने नफ्स की तस्कीन के लिए एक भरे पूरे घर को उजाड़ डाला था, लेकिन उसके बावजूद उसे कोई नदामत नहीं थी। जब उसने देखा कि मैं रियायत करने पर आमादा नहीं हूँ तो वो कुछ नर्म पड़ गया और बोला, हम चंद मिनट के लिए अलहदगी में बात करना चाहते हैं। मैं रहमत अली, फ़कीर मोहम्मद और मौलवी साहब चंद मिनट के लिए। मैंने उन्हें इजाज़त दे दी। वो चारों कमरे के एक कोने में जा ठहरे और आहिस्ता आहिस्ता बातें करने लगे। मैं दरवाजे के करीब ठहर कर इंतज़ार करने लगा। रफ्ता रफ्ता उनकी बातों में तेज़ी आती जा रही थी। एक आध जुमला मेरे कानों में भी पड़ जाता था। रब नवाज, फ़कीर मोहम्मद, मौलवी साहब एक तरफ थे और रहमत अली एक तरफ। अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो रहमत अली को कुर्बानी का बकरा बनने का मशवरा दे रहे थे और ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि वो उसे रिहा करा लेंगे, लेकिन रहमत अली कत्ल का इल्ज़ाम अपने सर लेने के लिए तैयार नज़र नहीं आता था। जब उसने 2 टोक जवाब दे दिया तो रब नवाज ने दूसरा हरबा इख्तियार किया। उसने रहमत अली को धमकी दी कि अगर यूँ नहीं मानेगा तो वो दोनों यानी कि रब नवाज और फ़कीर मोहम्मद उसके खिलाफ गवाही देंगे। ये बात मुझे बाद में मालूम हुई थी कि बातचीत में आहिस्ता आहिस्ता गर्मी आती चली गई। कमरे की साथ ही किसी सिपाही की राइफल रखी थी। रहमत अली अचानक गुस्से से बेकाबू हो गया। उसने तेजी से राइफल उठाई और उसका कुंदा पूरी कुव्वत के साथ रब नवाज के सर पर दे मारा। उसका सर फट गया और वह कटे हुए दरख्त की तरह फर्श पर ढेर हो गया। वार महलिक साबित हुआ। रब नवाज ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। मैंने रहमत अली और फ़कीर मोहम्मद को कत्ले अम्द के इल्ज़ाम में हवालात में बंद कर दिया। कुदरत ने हमारा काम आसान कर दिया था।